गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। साउंड बताओ, साउंड और विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं? एक बार साउंड और विजिबिलिटी के बारे में बताओ बेटा, सही है या नहीं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड और विजिबिलिटी मुझे बता दो बस, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके 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 ओके, ऑल परफेक्ट। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, बीच बीच में देखता रहूंगा, ठीक है। अगर बैटरी आपको लगता है साउंड डाउन हो रही है तो मुझे बता देना, फिर मैं चेंज करूंगा दोबारा, है ना। चार्जिंग पे लगी हुई है अभी। देन स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज मेल और फीमेल दोनों ही फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। फीमेल वाला आज पूरा फिनिश कर देंगे विद मेमोरी ग्लैंड। तो आज एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। और फिर बायोमोलिक्यूल, हम जो रिमेनिंग वाला पार्ट है, एंजाइम वाला पार्ट, वो फिनिश करते हैं। फिर अगेन हम आगे कंटिन्यू कर देंगे रिप्रोडक्शन, लास्ट में पार्चुरेशन और लैक्टेशन, फिनिश। ये दो टॉपिक इतने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं आपको, एक तो 12th का टॉपिक और एक ये बायोमोलिक्यूल। अभी जो टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जो 6 को होगा टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें बायोमोलिक्यूल और एक और हमने ऐड कर दिया उसके अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये दो का टेस्ट ऐसा करना, ऐसी तैयारी करना कि ये तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, जो 6 को प्रैक्टिस टेस्ट दोगे उसमें मतलब दम लगा देना सारी की सारी, मतलब नीट की तरह। और जिन बच्चों के 600 के आसपास या 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे मार्क्स जरूर बताना, ठीक है। जिनके मार्क्स 600 प्लस हैं उनके मार्क्स जरूर बताना, उन पे मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। कि ध्यान का मतलब है वो ध्यान नहीं कि इनके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार तो आप ऊपर पहुंच जाते हो फिर तुरंत नीचे आ जाते हो। नीचे नहीं आना है। 600 प्लस का मतलब है वो कम नहीं होने हैं, ठीक है। जिनके कम है वो 600 प्लस पर लेकर के आएंगे, ठीक है। और 600 प्लस आते ही एक बार मुझे आप बताओगे कि हाँ सर 600 प्लस आ गए, हर टेस्ट में बताना है। जैसे कि मैं भी देखता हूं कि बच्चा मेंटेन, ग्राफ को मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। कहां नहीं कर पा रहा तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कहीं भी मुझे लगेगा कहीं फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो एक अलग बात है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम बात करते हैं बेटा यहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने मेल वाला पार्ट फिनिश कर लिया था। मेल वाले पार्ट में लास्ट लेक्चर में हमने एसेसरी ग्लैंड बताए थे, आपको याद हो आपको। पेनिस का भी हमने एक सेक्शन कट करके समझाया था, डॉर्सल वेंट्रल पोजीशन भी बताई थी, वो सारे पॉइंट्स बताए थे जिन पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और हमने यहां तक इरेक्शन और एजैक्यूलेशन दोनों की मैकेनिज्म भी बता दी थी आपको, ठीक है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनली लास्ट लेक्चर का। मुझे लग रहा है याद होता जा रहा होगा, ठीक है। बस आप इतना जरूर बताना कि एकदम मेमोराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब कई बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े थे, सर आता तो है, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हमें क्लियर है, 12th में पढ़ रखा था, पर दिमाग में कुछ नहीं रहता, ठीक है। भूल जाते हैं सारा का सारा, टर्मिनोलॉजी भूल जाते हैं। तो मुझे यह बताओ कि वाकई में तुम अब भी भूल रहे हो? टर्मिनोलॉजी एकदम कंसेप्चुअल ब्रेन में सेट हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तसल्ली से पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे बताना कि अभी वाले जो तुम मैसेज करोगे बाद में हम नहीं देख पाते, वो सब डिलीट हो जाते हैं, क्या हो जाता है पता नहीं, ठीक है। अब बाद में, क्योंकि जब मैं बाद में देखता हूं तो मैसेज होते ही नहीं है, होते भी हैं तो कुछ बकवास के मैसेज होते हैं, तो उनको लगता है कि आप समझ रहे हो ना, देखो ही मत, आगे चलते रहो। कुछ बच्चे चैटिंग करते रहते हैं उनके लिए, ठीक है, बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कोई नहीं। तो सीधी सी बात आती है, फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी यहां पर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस। तो पेनिस के अंदर डॉर्सल वेंट्रल समझना, अगर बॉडी इस तरीके से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, तो पेनिस इरेक्ट, पेनिस की पोजीशन ये होगी, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल होगा तो नीचे वाला पार्ट वेंट्रल होगा। पोजीशन पे क्वेश्चन आएगा। अगर हम यहां इरेक्टाइल टिश्यू की बात करते हैं तो 2 टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू बताए थे, 3 टोटल कितने थे, 3 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसमें टाइप कितने थे, 2, जिसमें एक पेयर्ड था और एक अनपेयर्ड था, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, कंफ्यूजन होगा तो। ग्लैंस पेनिस, आगे का ग्लैंस पेनिस स्पॉन्जी होता है, उस स्पॉन्जी ग्लैंस पेनिस को बनाने के लिए स्पॉन्जियोसम। अब आपको याद रहेगा, मुझे लग रहा है अब नहीं भूलोगे कि ग्लैंस पेनिस को बनाने वाले स्पॉन्जियोसम जो यूरेथ्रा के अराउंड होते हैं, सिंगल होते हैं, सिंगल, और आगे जाकर के एम्पुला, मतलब फूला हुआ पार्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। यानी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सिंगल होते हैं, वेंट्रल पोजीशन होती है लोअर साइड में, ठीक है। सिंगल इरेक्टाइल टिश्यू है जो आगे जाकर के ग्लैंस पेनिस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोजीशन मिड वेंट्रल, भाई मिड में है, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में और मिड में, मिड वेंट्रल पोजीशन है। जबकि कॉर्पस
कैबर्नोसम की बात करते हैं, पेयर्ड होते हैं, डॉर्सल साइड पर होते हैं, वन पेयर होते हैं बेटा, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अराउंड होते हैं, जबकि नीचे वाले यूरेथ्रा के अराउंड होते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम विच प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स के अराउंड होते हैं, एकदम क्लियर है बिल्कुल। तो यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनमें से क्वेश्चन ये आएगा, ग्लैंस पेनिस को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप समझ गए होंगे ग्लैंस पेनिस को कौन बना रहा है, स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। चलो ये वाली बात क्लियर है एकदम, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन, क्वेश्चन बस इसी पर आता है, स्पॉन्जियोसम और कैवर्नोसम, ठीक है। कौन ग्लैंस पेनिस को बना रहा है, कौन किसके अराउंड है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन, और तीनों के तीनों इरेक्टाइल टिश्यू हैं जो पेनिस के इरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन। और इरेक्शन की बात करते हैं तो इरेक्शन का मतलब है कि पेनिस के साइज का इंक्रीज होना। इंक्रीज होने का मतलब है, ठीक है, भाई साइज का मतलब कोई ऑर्गन तो है नहीं ऐसा ऑर्गन कि भाई उसमें चीजें बन रही हैं, वो एक सिंपल, एक कह सकते हो हॉलो ट्यूब्स हैं उसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एक ऐसा समझो एक तरीके से स्प्रिंग है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर से हॉलो है। अगर उसमें आप किसी भी चीज को फ्लो इंक्रीज कर देते हो तो स्प्रिंग खुल जाती है, बस वही स्ट्रक्चर मानो। ऐसे अंदर ब्लड के साइनस हैं, ठीक है, पर स्प्रिंग तो खुलेगी पर साथ में मसल्स को भी रिलैक्स होना पड़ेगा, तभी उस इनलार्जमेंट होगा। तो इसको मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए डायलेशन जरूरी है। इसके लिए गैसियस हार्मोन बोल सकते हो, या ऐसा हार्मोन जो लोकल हार्मोन है जो वहां रिलीज होता है आसपास के टिश्यूज के अंदर, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के सिक्रेशन को कौन इंड्यूस करता है, मैंने बताया था सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, सिंपल ये क्वेश्चन आएगा। रिलैक्स मोड में होता है तो रिलैक्स मोड में पैरासिम्पैथेटिक, इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक, ठीक है। तो रिलैक्स मोड में होगा तो मतलब आप इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स मोड में ही काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, वहां के स्मूथ मसल्स और ब्लड साइनस डायलेट हो जाते हैं और ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इजैक्यूलेशन की बात करते हैं, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक करता क्या है, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जो तेजी से उस भरे हुए सीमन को, स्पर्म को, जो आगे जाके सीमन में कन्वर्ट होगा सारे ग्लैंड के फ्लूइड के मिलने के बाद, तेजी से बाहर, ठीक है, उसको मतलब बाहर रिलीज करता है, उसी को बोलते हैं क्या हम, इजैक्यूलेशन। अगर यही इजैक्यूलेशन फीमेल ट्रैक के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इजैक्यूलेशन इन फीमेल ट्रैक, इंसेमिनेशन, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, इजैक्यूलेशन के लिए आपको ध्यान रखना, हाँ इरेक्शन के लिए मैंने साल्ट भी बताया था, ठीक है, याद है आपको, जरा नाम बताओ साल्ट का नाम क्या है, वो कौन सा साल्ट है जिसको बनाया गया था हार्ट डिसीज में, ठीक है, यूज करने के लिए, यानी अगर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता तो वहां के वेसल्स को डायलेट करके एट दैट टाइम इंसान को बचाने के लिए साल्ट को बनाया गया था, जिस साल्ट का यूज कहीं और कर रहे हैं, ठीक है। साल्ट का नाम बताओ, साल्ट का नाम बताओ बेटा। साल्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिल्डेनाफिल सिट्रेट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, याद है आपको सिल्डेनाफिल सिट्रेट, याद है, याद है, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस ये देखना चाहता आपको याद है या नहीं है, चलो उसको रखते हैं, याद है आपको, बहुत बढ़िया। तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट आपको याद है, ठीक है, यही वो साल्ट है जो बनाया किसी और के लिए गया था, यूज कहीं और हो रहा है, ठीक है। और इस साल्ट को अलग अलग ब्रांड अपने अलग अलग तरीके से इसके नाम से यूज करते हैं। सबसे पहले वियाग्रा नाम से, ठीक है, ये लॉन्च हुआ था और आज की डेट में तो लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो सर्च करोगे नेट पे तो लाइन लगी हुई है, पर खैर छोड़ो, ठीक है, मेडिकल लाइन में जब पहुंचोगे तब समझ में आएगा कि कितने टाइप के साल्ट्स और हो सकते हैं, जो बॉडी के किन किन चीजों के लिए किन किन साल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ड्रग्स के नाम आप चेंज कर सकते हो पर कॉमन साल्ट सारे वही होते हैं, साल्ट पे ही सारा खेल होता है। आप अपनी कंपनी खोल लोगे तो अपने नाम से ड्रग यूज करना चालू कर दोगे, साल्ट वही कॉमन यूज करोगे। और इंडिया में मैक्सिमम साल्ट हम चाइना से परचेज करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक है। मैक्सिमम साल्ट हम चाइना से लेते हैं और अपने अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो खैर, फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली जब हम आगे बढ़ते हैं तो समझना मेरी बात, इरेक्शन और इजैक्यूलेशन क्लियर था, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल और पैरा ध्यान रखना है आपको। फाइनली हमने बात की थी मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, जिसमें 2 तो पेयर्ड थे और एक अनपेयर्ड था। जो पेयर्ड ग्लैंड थे, अच्छा एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं आपको, मान के चलो कल संडे है, ठीक है, हो सकता है कल मेरा लेक्चर आए, ठीक है। पहले तो कल कोई टेस्ट तो नहीं है आपका, एक मिनट देख लो, कल बेटा कोई टेस्ट है क्या, एनी बेटा कोई टेस्ट है कल, तो मैं एक लेक्चर भी दे देंगे कल आपको।
अच्छा 2.0 में है, ठीक है ठीक है ठीक है। हो सकता है एक छोटा सा लेक्चर मिल जाए आपको। मैं एक स्पर्मेटोजेनेसिस सोच रहा हूँ कि कल के टाइम को भी यूटिलाइज कर लें, जिससे कि मैं आगे थोड़ा सा आपको टाइम और दे पाऊँ, ठीक है। तो अगर रहेगा तो मैं प्रॉमिस नहीं है कल का, तो कल रहेगा तो मैं एक वो दे दूंगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का एक लेक्चर दे दूंगा, उसको देख लेना, याद हो जाएगा, देखते ही याद हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। जैसे कि मंडे ट्यूसडे में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कुछ चीज सोच रखी है वो मैं दिमाग में चल रही है वो कराना चाह रहा हूँ, तो कल के टाइम को भी यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, ऐसा सोच रखा है मैंने, ठीक है। तो कल चेक कर लेना, अनाउंसमेंट हो जाएगा आपको अगर लेक्चर आएगा तो, ठीक है। छोटा ही लेक्चर आएगा 1 आवर का, बहुत आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसको बस देख लेना है। जब कभी लगता है कि लेक्चर थोड़ा स्पीड से देखना है तो आप 2x स्पीड में भी देख सकते हो मेरे लेक्चर, मतलब 1.5x स्पीड में देख लोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा कम टाइम में ज्यादा कवर कर पाओगे। फाइनली आ जाते हैं अब इन तीनों ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तीनों ग्लैंड के अंदर समझना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एक आपके रिव्यू टेस्ट मेरे दिमाग में चल रहे हैं, रिव्यू टेस्ट पर भी कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें इकट्ठा आएंगे, क्योंकि एक तरफ ह्यूमन फिजियो खत्म हो चुकी है, 11th पूरी खत्म हो चुकी है, तो 11th पर समझ रहे हो दम लगाकर कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, जिससे क्या कि प्रैक्टिस बेहतर हो, ठीक है। तो फाइनली वो दिमाग में चल रहा है मेरे, ऑलरेडी बहुत सोच रहा हूं कि और क्या क्या कर सकते हैं, वो सब नोटे पॉइंट बनाने में लगे हुए हैं कि किस किस टॉपिक को कवर करना है, कितने क्वेश्चंस किस में देने हैं, उसकी आप टेंशन मत करो, ऑलरेडी दिमाग में चल रहा है वो किस तरीके से। हाँ, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, तो दोनों की हेल्प से आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं काम। फाइनली हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स के अंदर हमने बात की थी भाई सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल पेयर में होते हैं, प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड होती है, ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल अगेन पेयर में होते हैं। सेमिनल वेसिकल सबसे ज्यादा सिक्रेशन सेमिनल वेसिकल का 60 to 70%, और अगर परसेंटेज की बात करते हैं प्रोस्टेट 20 to 25%, ठीक है। अगर हम सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं एल्कलाइन या एसिडिक, प्योरली एल्कलाइन, जबकि प्रोस्टेट स्लाइटली एसिडिक, अकेला प्रोस्टेट ही स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। अगर हम फ्लूइड की विस्कोसिटी या विजिबिलिटी की बात करते हैं तो सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है बेटा, ठीक है, कैसा किस कलर का होता है, येलोइश, ठीक है, येलोइश होता है, क्योंकि और साथ साथ विस्कस होता है, ठीक है। जबकि हम प्रोस्टेट के फ्लूइड की बात करते हैं मिल्की फ्लूइड होता है, ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज था, सेमिनल फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन थे, और सेमिनल फ्लूइड के अंदर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मैंने क्लोटिंग प्रोटीन भी बताए थे, फिब्रिनो, ठीक है, जिन, क्लॉटिंग प्रोटीन, फिब्रिनोजिन क्लॉटिंग प्रोटीन, जो सीमन को क्लॉट कराते हैं। क्यों कराते हैं मैंने बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही स्पर्म अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखें, जब वजाइनल ट्रैक में एंटर कर जाए, पहुंच जाए वहां पर, तब जाकर के वो एक्टिवेट हो, ठीक है। तो उसके लिए क्लॉटिंग फॉर्म में रिलीज होता है। अच्छा, जबकि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड की बात करते हैं, सिट्रिक एसिड जो क्रैब साइकिल का इंटरमीडिएट है, एनर्जी प्रोवाइडर है, ठीक है। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉस्फेट, कैल्शियम, कैल्शियम मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो हमने क्लॉटिंग को ब्रेक करने वाले डी क्लॉटिंग प्रोटीन कह सकते हो, फिब्रिनोलिसिन की बात की थी यहां पर, याद हो आपको, ठीक है। तो इसके अलावा एक एंटीबायोटिक भी हमने बात की थी, ठीक है, जो यहां होती है एक तरीके से स्पर्म को ट्रैक से प्रोटेक्ट करती है, यूरिनरी ट्रैक या उधर ट्रैक का इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी ये टोटली फ्लूइड जो है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड, ये एक तरीके से स्पर्म को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेशन, एक्टिवेटिव फ्लूइड है, ठीक है। तो ये दोनों कंपैरिजन मुझे लगता है याद हो गए होंगे। फाइनली हमने काउपर्स ग्लैंड की बात की थी। काउपर्स ग्लैंड में बस दो बातें ध्यान रखनी है, इसका फ्लूइड नेग्लिजिबल होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडियम को, जिससे कि स्पर्म की डेथ ना हो, और पेनिस की टिप को यानी ग्लैंस पेनिस को लुब्रिकेट करने का भी काम करता है। बस सीमन इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था, अगर स्पर्म प्लस इन तीनों ग्लैंड के फ्लूइड को मिक्स कर दिया जाए तो जो फ्लूइड बनता है इसी को बोलते हैं क्या, आप बोलोगे सीमन। तो इसलिए और अच्छा, इन तीनों ग्लैंड के फ्लूइड को कॉमनली क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, उसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल, पर्टिकुलर सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड को सेमिनल वेसिकल फ्लूइड कह सकते हो, पर सेमिनल प्लाज्मा टर्म आ गया यानी तीनों ग्लैंड का फ्लूइड आ गया, ठीक है, ये टर्म ध्यान रखने। अच्छा, टोटल सेमिनल प्लाज्मा और सीमन को मिलाकर, जो स्पर्म को मिलाकर सीमन बनता है, इसका पीएच क्या होता है, एल्कलाइन, एल्कलाइन पीएच होगा, ठीक है। एल्कलाइन पीएच के साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, सिंगल इजैक्यूलेशन में कितना सीमन रिलीज होता है, ठीक है, फॉर जो रिक्वायर्ड है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, आप लोग अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 5 ml, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अंदर अगर स्पर्म काउंट की बात करते हैं, कितना स्पर्म होना चाहिए इसके अंदर फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, आप बोलोगे 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, ठीक है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बोला था बेटा, जो सिंगल इजैक्यूलेशन होता है
उसमें जो भी स्पर्म होते हैं 200 से 300 मिलियन, उनमें भी एक शर्त है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये नीट में भी कई बार रिपीट हुआ है और एनसीईआरटी की लाइन भी है कि उनमें से 60% स्पर्म की शेप नॉर्मल होनी चाहिए, साइज नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, और उन 60 में से भी 40% विग्रस होने चाहिए, विग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज तो है, पर उनमें भी विग्रस मोटिलिटी हो, ठीक है। तो उन 60 में से 40 की बात कर रहा हूं, रिमेनिंग 40 की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये बच्चे कोई कंफ्यूज रहते हैं इसके ऊपर, नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो एकदम क्लियर है, बिल्कुल यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। फाइनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया था। फीमेल में अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो मैंने 80 से 90% एनसीईआरटी खत्म कर दी फीमेल वाली, ठीक है। उसी चीज को आज मैं थ्योरेटिकल दिखा दूंगा, पर जो मैंने कल लिखा दिया है डायग्राम के अंदर, अगर वो तुम रजिस्टर पे बना लेते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कंप्लीट आ गया। कुछ पॉइंट्स एडिशनल जो रह गए एनसीईआरटी के, जो आप थ्योरी में ले लेंगे, बाद बाकी का कंप्लीट है, ठीक है। सिंगल मैं ऑफलाइन क्लास में सिर्फ वही बनवाता था, ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट ऐड कर देते थे, हो गया फिनिश। पर ऑनलाइन है तो मुझे सारी बात देने पड़ेगी। एक बच्चा भी बोलना चालू कर देगा, नहीं नहीं सर वो लाइन रह गई, सर वो पियर शेप रह गया, सर उसका साइज रह गया, तो वो सब चीज हम यहाँ टोटल डिटेल में दे देंगे। वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमेरी ग्लैंड, ये पूरा फिनिश हो जाएगा आज का हमारा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ नहीं करना, मैं बोल रहा हूं ड्रॉ करने वाला कल बनवा चुका हूं, ओनली फॉर विजुअलाइजेशन, कि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में पोजीशन कहां पर है। इसको ड्रॉ नहीं करना, इसको ओनली विजुअलाइजेशन, ठीक है। तभी तो मैं एनिमेशन और इन चीजों को यूज नहीं करता ज्यादा, ठीक है। उसके लिए फिर मतलब छोटे बच्चों के लिए ठीक है, आपके लिए मतलब फिर तो वो मतलब समझ रहे हो, आप नोट्स बना नहीं पाओगे, बस हाँ मजा 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 तो आता है, ठीक है, नो डाउट। पर मतलब जो हम ट्रैक चल रहे हैं, जो ऑफलाइन ट्रैक है, ठीक है, तभी तो ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं कि ऑफलाइन को ऑनलाइन में नहीं पढ़ा सकते आप, ठीक है, पर मेरी कोशिश यही रही है कि बच्चों को बिल्कुल फील करा दूं कि यार ऑफलाइन ट्रिक को हम ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऑनलाइन आते ही दिमाग में आता है एनिमेशन, ये तो इससे हम आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाते हो, आप प्रॉपर डाइवर्ट मतलब वो चीजें नहीं आती हैं जो आप कोचिंग में जा करके आती हैं, ठीक है। तो बस कोशिश वही की है, इसलिए विजुअलाइजेशन है, मैं खुद कह रहा हूं कि नोट नहीं करना, समझना है बस इसको, ठीक है। तो एक्चुअल में ये तो वजाना हो गई, मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम बना करके, उसमें भाई वजानल रूगे भी दिखाए थे मैंने, हल्के हल्के फोल्डिंग्स होते हैं। सर्विक्स मैंने बता दिया था, ये पूरा यूट्रस का समझा दिया था मैंने, ठीक है। यूट्रस की वो तीनों वॉल भी मैंने समझा दी थी, आउटर मिडिल इनर। ये जो मिडिल वॉल होती है स्मूथ मसल्स होते हैं, इनर वॉल होती है हाईली ग्लैंडुलर होती है, हाईली वैस्कुलर होती है, और इसी में साइक्लिक चेंज होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी टूटना फिर अगेन बनना फिर ब्रेक होना फिर बनना, ठीक है। ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी को होल्ड करने के लिए, यहां होल्ड करने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ तो होते हैं ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है। और एक्चुअल में ये होता कहां है, पेल्विक सिस्टम के अंदर होता है। ये होते कहां है सारे के सारे, पेल्विक कैविटी होती है ना, उसके अंदर सारा सिस्टम होता है। तो ओवरी को पेल्विक सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए भी कुछ लिगामेंट होते हैं, पेल्विक सिस्टम से जोड़ने के लिए भी कुछ लिगामेंट होते हैं। तो ओवरी को एक्चुअल में पेल्विक वॉल से जोड़ने के लिए, ठीक है, और यूट्रस वॉल से जोड़ने के लिए, पेल्विक वॉल से जोड़ने के लिए, यूट्रस वॉल से जोड़ने के लिए लिगामेंट होते हैं, ठीक है। इसको तो आप बोल सकते हो सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको बोलते हो ओवेरियन लिगामेंट। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 ही लिगामेंट की बात की है, पर इसके अलावा भी लिगामेंट्स होते हैं, जैसे ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं ये पूरे पार्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो मीजोवेरियम, ये भी एक लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। पर मेन लिगामेंट 2 होते हैं, मेन लिगामेंट तो 2 ही होते हैं, ठीक है। एक तो मैंने बताया ओवेरियन लिगामेंट, और एक यहां सस्पेंसरी लिगामेंट लिखा नहीं है क्या, कोई नहीं। ये दूसरे कैसे होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, दिखा रखे हैं यहां पर, और ब्रॉड ओवेरियन लिगामेंट दिखा रखे हैं, 2 ही एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो इन्हीं पर फोकस करना है। सस्पेंसरी लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। चलो ये वाली बात क्लियर हो गई। फाइनली हम बात करते हैं ओवरी की पोजीशन समझ में आ गई, फैलोपियन ट्यूब समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। और फाइनली फैलोपियन ट्यूब कहां ओपन कर रही है, यूट्रस में ओपन कर रही है। फैलोपियन ट्यूब को हमने क्या बोला था, ओविडक्ट, ठीक है। इसमें किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू थे, बताया था मैंने, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू थे। सिलिया का काम क्या होता है, ओवा, क्योंकि ओवा के पास तेल तो है नहीं, ये ओवा को एम्पुलरी रीजन में लेकर के जाते हैं, ओवा को एम्पुलरी रीजन में लेकर के जाते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, यही सिलिएटेड
कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं बात करता हूं इस फैलोपियन ट्यूब की, तो उसका एक तो पार्ट एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर वाला पार्ट स्थमस होता है और एंटीरियर वाला पार्ट इनफंडिबुलम होता है। ये तो दे ही रखा होगा, ठीक है। अच्छा, इधर दे रखा है, ये तो इनफंडिबुलम हो गया, एंटीरियर पार्ट हो गया, एम्पुला हो गया जहां फर्टिलाइजेशन होता है, स्थमस हो गया जो यूट्रस से कनेक्टेड है, यूट्राइन पार्ट, ठीक है। ये स्थमस हो गया, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। अगर हम फंडस की बात करते हैं, यूट्रस का ऊपर निकला हुआ पार्ट फंडस, लेटर वाला पार्ट बॉडी और नीचे वाला पार्ट सर्विक्स होता है। लेयर की बात करते हैं तो पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, जो आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिल रही है बीच में, ये मायोमेट्रियम में पूरी सर्विक्स तक होती है, ये सारी मायोमेट्रियम है, ठीक है। और जो आउटर लेयर दिखेगी उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की लेयर दिखेगी बेटा वो एंडोमेट्रियम है, सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम है। और अंदर यूट्राइन कैविटी होती है, कल समझा चुके हैं हम आपको, ठीक है। सर्विक्स की बात करते हैं, सर्विक्स में एक ऊपर ओपनिंग होती है, एक नीचे ओपनिंग होती है। नीचे वाली ओपनिंग वजाना में खुलती है, ऊपर वाली ओपनिंग यूट्रस में खुलती है, यूट्राइन कैविटी में। तो ऊपर वाली जो यूट्राइन कैविटी में खुल रही है अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल ओस, और जो वजाना में खुल रही है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। मैं समझा दूंगा आगे इसको, ठीक है। वजानल रूगे में बता चुका हूं, सर्विक्स में बता चुका हूं, इस्थमस ऑफ सब बता चुके हैं हम, ठीक है। चलो, फिम्ब्रे में बता चुके हैं, ठीक है। एम्पुला हम क्लियर कर चुके हैं। तो कल वाला हमने डायग्राम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कल बनवाया था वो एकदम क्लियर होना चाहिए, वही रिप्रेजेंटेशन है। बस एक बार मैंने रिवीजन करा दिया है, इसका थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। एक बार आप देख लोगे, बस ओनली एक बार समझने के लिए, देखने के लिए, और कोई खास इसका वो नहीं है रोल। मेन तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है जो आपको हम करा चुके हैं। चलो, फाइनली हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक एक चीज लेकर के आगे बढ़नी है। पहले हम ओवरी से स्टार्ट करेंगे, फैलोपियन ट्यूब पर आएंगे, फिर यूट्रस पर आएंगे, फिर फाइनली वजाइना, ठीक है। फिनिश एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ओवरी सब एनसीईआरटी की लाइन है। ओवरी वन पेयर होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। पोजीशन कहां पर होती है ओवरी, मैंने बताया था। ओवरी आपके भाई कहां होती है, आपके पेल्विक रीजन के अंदर। सारे गुनेट्स से मेल हो या फीमेल हो, कहां पर होते हैं, पेल्विक रीजन में होते हैं, ठीक है। ऑल गुनेट्स प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, ठीक है। तो पेल्विक रीजन आप समझ रहे हो, पेल्विक सिंक, ठीक है, उसी में गोनेट्स होते हैं। मेल के केस हो या फीमेल का केस हो, तभी तो हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन को हमने टर्म यूज किया पेल्विक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, या डिसीज। क्यों, क्योंकि पेल्विक रीजन में गोनेट्स में इन्फ्लामेशन होते हैं अक्सर कर एसटीडी के अंदर, सो इट इज कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक है। तो ओवेरी कहां पर लोकेटेड होती है, ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन इज कनेक्टेड, किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, पेल्विक वॉल के थ्रू कनेक्टेड होती है, और यूट्रस के थ्रू कनेक्टेड होती है। किसके थ्रू, लिगामेंट। इस चीज को हम समझा देते हैं कैसे लिगामेंट कनेक्ट करते हैं इसको। अगर मैं ओवरी की बात करते हैं बेटा, डायग्राम बना के समझा देते हैं पूरा इसको अच्छे से। ठीक है, यहां मान लो पेल्विक वॉल हो गई, ये वाली पेल्विक वॉल, ये यूट्रस की वॉल हो गई। मानो ये यूट्रस था, अच्छा यूट्रस तो उधर दिखाना होगा, ठीक है। यूट्रस तो कनेक्टेड होगा, ये वाला पार्ट यूट्रस की वॉल हो गई, और ये पेल्विक रीजन दिखा दो, उससे कलर चेंज करके दिखा देते हैं। ये पेल्विक रीजन हो गया, ठीक है। तो पेल्विक रीजन से जो कनेक्टेड होगा पार्ट, वो ये ऐसे कनेक्टेड होगा, तो ये दो लिगामेंट दिखा रखे हैं, एनसीईआरटी ने डिस्कस कर रखे हैं। तो इसको तो बोलते हैं यूटरस, और इसको बोलते हैं बेटा पेल्विक वॉल। तो अब ध्यान के रखना है, पेल्विक वॉल से कनेक्ट करने के लिए जो लिगामेंट होते हैं बेटा, पेल्विक वॉल से कनेक्ट करने के लिए, इनको तो बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और इनको बोलते हैं यूटेराइन लिगामेंट।
दो लिगामेंट आपके सिलेबस में वो आपको ध्यान रखना है, सस्पेंसरी लिगामेंट पेल्विक वॉल से, और यूट्राइन वॉल से जोड़ने के लिए, यूट्राइन वॉल से जोड़ने के लिए कौन होगा, आप बोलोगे, ठीक है, यूट्राइन लिगामेंट। ठीक है, चलो दो बात समझ में आ गई। अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी के ऊपर एक लेयर होती है, ध्यान रखना, ओवरी के ऊपर भी एक लेयर होती है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है। सिंपल क्यूबोइडल थोड़ी बना दे रहे हैं, मतलब ऐसी पूरी सब पर होगी, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल ऑफ ओवरी। ओके, अगर ओवरी की वॉल की बात करते हैं तो इसमें आउटर तो होती है बेटा, आउटर, आउटर जो लेयर देखने को मिल रही है क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। और जो उसके अंदर दिख रही है आपको, ये अंदर व्हाइट कलर से, ये क्या है, कलर ही व्हाइट कर देते हैं, जो अंदर दिख रही है व्हाइट कलर से, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इनर, अंदर होती है, ध्यान रखना है, इनर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस में भी बताई थी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मैंने पेनिस में भी बताई थी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मैंने, ठीक है, ओवरी में भी बताई है। देख कॉमन लेयर है, ध्यान रखना है आपको, फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, ये तीनों ही जगह देखने को मिल रही है। ठीक है, पर यहां ध्यान रखना है आपको, जो क्यूब शेप सेल दिख रहे हैं, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो दिख रही है वो बाहर है, पर ये गैमीट को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती। पहले माना जाता था कि गैमीट जो होते हैं वो इसी लेयर में मियोटिक डिवीजन से बनते हैं, तब बाद में उसको नाम रख दिया गया जर्मिनल एपिथेलियम, नाम वही चला आ रहा है पुराना, पर समझ में आया कि फीमेल में गैमीट तो बर्थ से पहले ही बन जाते हैं, बर्थ से पहले ही बन जाते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, इसलिए इस लेयर का गैमीट के बनाने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, पर शुरू से चला आ रहा है, इसलिए इसको भी अभी भी जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। इसलिए कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर जर्मिनल एपिथेलियम बाहर क्या कर रही है, ये तो अंदर होनी चाहिए ना। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम नो डाउट अंदर होनी चाहिए, पर वो एक्चुअल में ये जर्मिनल एपिथेलियम नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, पर जर्म सेल यानी ओवा को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो तो बर्थ से पहले ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वो मैं अभी जेनेसिस में समझाऊंगा ये वाली बात। तो ये आउटर होती है, ध्यान रखना, आउटर जो होगी वो जर्मिनल एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, और इनर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दो तो बात समझ में आ गए। अब ओवरी के अंदर अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसमें सेंटर वाले पार्ट को तो बोलते हैं हम मेडुला, और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। अंदर क्या बोलेंगे, मेडुला लिख देते हैं, इसको तो बोलेंगे मेडुला, और जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। कॉमनली इसको बोलते हैं भाई, ये दोनों इसको मिलाकर के हमने इसको बोला स्ट्रोमा, कनेक्टिव टिश्यू, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ ओवरी, स्ट्रोमा, अंदर इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आउटर हो गया, कॉमनली इसको स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ठीक है, जिसमें जब कॉर्टेक्स की बात करता हूं, कॉर्टेक्स फंक्शनल होता है। फंक्शनल का मतलब है क्योंकि कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आपको डिफरेंट टाइप के फॉलिकुलर स्टेजेस देखने को मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के फॉलिकुलर स्टेज देखने को मिल रहा है। मेडुला में कुछ भी नहीं होता, मेडुला में आर्टरी, वेन, ठीक है, इस टाइप की चीजें होती हैं मेडुला वाले पार्ट में, ये वाली बात भी लिखते हैं। अगर मेडुला की बात करते हैं बेटा, मेडुला नॉन फंक्शनल होता है, कॉर्टेक्स फंक्शनल होता है।
ये याद रखना है, ठीक है। और मेडुला जो है इसमें होता क्या है, मेडुला के अंदर यहां पर आप बोलोगे ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं। अच्छा, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल, और कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू लिख देते हैं पूरा ही, कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू। तो अब यहां दो तीन बातें क्लियर हुई आपको, क्या क्या भाई, ओवरी को होल्ड करने के लिए यूट्राइन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, एक पेल्विक वॉल से जोड़ते हैं, एक यूट्राइन वॉल से जोड़ते हैं, एक बात क्लियर। अगर वॉल ऑफ ओवरी की बात करते हैं तो वॉल भी समझ में आई हमें कि वॉल की अगर बात कर रहे हैं तो एक आउटर लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम जो सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है, इनर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अगर हम इसके अंदर की बात करते हैं तो ग्राउंड सबस्टेंस बोलते हैं, ग्राउंड सबस्टेंस ओवरी, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मेडुला और कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमेशा आउटर वाला पार्ट होता है, मेडुला हमेशा इनर वाला पार्ट होता है। मेडुला नॉन फंक्शनल है क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर तो भाई आर्टरी होंगे, इसमें एक आर्टरी होगी, इसके अंदर एक वेन होगी, ठीक है, आर्टरी वेन, इसके अलावा इसके अंदर आप बोल सकते हो लिम्फ वेसल्स वगैरह, ठीक है, नर्व्स एटसेट्रा, सब चीजें होंगी इसके अंदर। तो मेडुला वाले पार्ट के अंदर कोई भी एक्टिवेटेड फॉर्म नहीं मिलती, यहां पर सब डिफरेंट फंक्शनल या कह सकते हो डेवलपिंग स्टेज ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए ये फंक्शनल पार्ट होता है। कॉमनली इसको स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं, जो लिखा हुआ अभी है ऊपर। तो तीन बातें यहां क्लियर की इस डायग्राम के अंदर कि ओवरी को होल्ड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वॉल ऑफ ओवरी क्या है, और इंटरनल जो फ्लूइड है ओवरी के अंदर उसको स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं। तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर और इनर, कॉर्टेक्स और मेडुला। फंक्शनल कौन है, नॉन फंक्शनल कौन है, फंक्शनल को फंक्शनल क्यों बोला और नॉन फंक्शनल को नॉन फंक्शनल क्यों बोला, एकदम क्लियर है। चलो पोजीशन समझ में आ गई। साइज एंड शेप एनसीईआरटी की लाइन है तो ध्यान रखना 2 to 4 सेंटीमीटर आलमंड शेप होती है ओवरी, ठीक है। ओरिजिन मेजोडर्मल, भाई ऑर्गन है तो मेजोडर्मल ही होगा। स्ट्रक्चर बता चुका हूं भाई, ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, भाई पतली सी एपिथेलियम से कवर्ड होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इस एपिथेलियम के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, दोनों बता दिए मैंने। स्ट्रोमा कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जो पेरिफेरल आउटर वाला पार्ट होता है और एक इनर वाला पार्ट होता है, आउटर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर वाले पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं, एकदम क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में बेसिक बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें कवर कर ली हमने, लिगामेंट भी समझा दी है, एनसीईआरटी को बिल्कुल कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओवरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया डिटेल स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसमें ओवेरियन फॉलिकल की डिफरेंट स्टेजेस होती है। मेडुला वाले पार्ट में बताया था मैंने, आर्टरी, वेन या कह सकते हो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इन फॉलिकुलर स्टेजेस की बात करता हूं तो अभी मैं आगे जो फीमेल वाला पार्ट चलेगा उसमें गैमेटोजेनेसिस, उसमें डिटेल में समझाऊंगा, पर बेसिक यहां जरूर बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है। अगर हम बेसिक्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि यहां पर छोटे छोटे भाई क्या होते हैं, प्राइमोडल फॉलिकल, उनसे बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होते हैं, प्राइमोडल फॉलिकल, इन्हीं से बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल, इन्हीं से बनते हैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल से फाइनली बनते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, ये सारे डिफरेंट टाइप के फॉलिकुलर स्टेजेस कहां देखने को मिल रहे हैं आपको, यहां प्राइमरी फॉलिकल हो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये सारे फॉलिकल्स किस हार्मोन के इफेक्ट से अपने साइज में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, आप बोलोगे FSH, बता चुका हूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है तब जाकर के ये फॉलिकल आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल, डिटेल में हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, एक एक फॉलिकल की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, फॉलिकल क्या रिलीज करते हैं, बस बेसिक्स बता रहा हूं, ये रिलीज करते हैं क्या, रिलीज एक हार्मोन बताया था मैंने, एस्ट्रोजन। फीमेल ओवरी में एस्ट्रोजन का मेन सोर्स क्या है, आप बोलोगे फॉलिकल्स, ठीक है। एफएसएस फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है,
डेवलप होने के लिए। फिर एक हार्मोन और बताया था मैंने, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच क्या काम करता है? अगर एलएच की बात करते हैं बेटा, तो ये एलएच ओव्यूलेशन कराता है। एलएच क्या करता है? ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है। ओव्यूलेशन में क्या होगा? ये सेकेंडरी oocyte, इसको बोलते हैं ओवम या सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो उसको, ओवम बोलो या सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। सेकेंडरी oocyte कहां जाता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। बचता क्या है? अच्छा, इसको बोलते क्या है? इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। अच्छा, बसता क्या है यहां पर भाई? येलोइश पिगमेंट कंटेनिंग एक स्ट्रक्चर बसता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम अगेन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसे काम कर रहा है? एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। मेन हार्मोन तो प्रोजेस्टेरॉन ही है। एस्ट्रोजन, इनहिबिन, एटसेट्रा, सब आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। और फाइनली जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस। एल्बाइनो मतलब व्हाइट, व्हाइट बॉडी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया मैंने, डिटेल कुछ भी नहीं बताया अभी इनको। तो एक फॉलिकल की स्टेज को हम एक एक को समझेंगे, एक एक को समझ के आगे बढ़ेंगे आगे। अभी तो हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात कर रहे हैं, पर आपके दिमाग में एक बार बिठा दिया है भाई, प्राइमोरल नाम के फॉलिकल भी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन फॉलिकल भी होते हैं। ओव्यूलेशन से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बचता है। जब ये डीजनरेट होता है तो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी मैकेनिज्म के अंदर एफएसएच और एलएच का मेन भूमिका है। हाफ साइकिल एफएसएच की वजह से होती है और रिमेनिंग हाफ एलएच की वजह से होती है, ठीक है। बस इसको हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो अभी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ओवरी की बात करते हैं। यूट्राइन ट्यूब हम करा चुके हैं, पूरा पूरा लिखा चुका हूं, कुछ भी नहीं बचा उस डायग्राम में जो पहला डायग्राम बनवाया था। पर आपको एक बार समझा ही देता हूं भाई। ओविडक्ट भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी बोल सकते हो। वन पेयर होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेंथ जनरली दे रखी है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें एपिथेलियम पे क्वेश्चन आता है कि यूट्राइन ट्यूब में किस टाइप की एपिथेलियम होती है, ठीक है। अगर यूट्राइन ट्यूब में एपिथेलियम की बात करोगे, किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलने वाले हैं यूट्राइन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अगर हम एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं तो यहां पर सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड सिंपल कॉल्यूमिनर सेल्स होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉल्यूमिनर होते हैं। क्या करते हैं भाई? यहां से ओवा जब एंटर करता है, ओवा की एंट्री होती है, तो इस ओवा को मूव कराते हैं कहां पर? आप बोलोगे एम्पुलरी रीजन के अंदर, एम्पुलरी रीजन के अंदर। जब ओवा एम्पुलरी रीजन में आएगा तो यहां क्या होगा? स्पर्म से क्या होगा? इसका फर्टिलाइजेशन। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो मूव करेगा कहां करेगा? यूट्रस के अंदर। तो इस सारे मूवमेंट में किसका रोल है यहां पर? आप बोलोगे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का रोल है, ठीक है। तो यही मेन रोल है यहां पर इस एपिथेलियम का। बस इसी पे क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बता भी दिया। अगर मैं इस ट्यूब के पार्ट की बात करता हूं तो मैंने बताया था इसको 3 पार्ट में मेनली स्थमस, अच्छा इसमें फिम्ब्रे भी जोड़ दिया है। मेनली 3 पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पर इसको एक अलग डिवाइड कर दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं। फिम्ब्रे क्या काम करते हैं? ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवा को कैच करने के लिए, यानी सेकेंडरी oocyte को पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनफंडिबुलम एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर। इनफंडिबुलम आगे वाला है, ओवरी के पास वाला, एंटीरियर। ये कई क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए लिखना चालू करते हैं, एंटीरियर, ठीक है। अगर मैं फनल शेप होता है, एंटीरियर पार्ट होता है। एम्पुला, एम्पुला एक वाइडेस्ट पार्ट होता है बेटा, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुलरी रीजन भी बोल सकते हो, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। लिखा चुका हूं ये वाली बात भी डायग्राम में, सब बातें डायग्राम के अंदर है। इस्थमस ये पोस्टीरियर पार्ट है, कैसा पार्ट है? पोस्टीरियर, ठीक है। जो शॉर्ट होता है नैरो होता है, शॉर्ट होता है नैरो होता है, और जो यूट्रस से कनेक्टेड होता है। डायग्राम में लिखा चुके हैं पहले, फर्स्ट डायग्राम जो बनवाया उसी में, सब कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट है। यूट्रस, अब इसमें एक दो चीजें बस इसमें ऐड कर सकते हो जो एनसीईआरटी की लाइन है। इन्वर्टेड पियर शेप होता है,
इसकी डायमेंशन चाहो तो ठीक है आप क्या सकते हो, इसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है और थिकनेस कितनी होती है, 7.5, 5 एंड 2.5 सेंटीमीटर। थ्री पार्ट में हमने बता दिया था, वही फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स में डिवाइड होता है। फंडस डॉम शेप वाला पार्ट होता है, बीच वाला मिडिल वाला पार्ट बॉडी होता है, और सर्विक्स जो नीचे नीचे जो नैरो पार्ट है, सर्विक्स तो जानते ही हो आप, यूट्रस का ही पार्ट है, ठीक है। इंफीरियर नैरो जो पोर्शन है इसी को सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। जो कहां पर ओपन करता है, वजाइना में करता है। तो सर्विक्स में भी मैंने बताया था 2 ओपनिंग होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ये बता चुका हूं मैं आपको। अगर ये सर्विक्स है, ये ऐसे सर्विक्स है, एक ओपनिंग ये है इसकी, एक ओपनिंग ये है, ऊपर क्या होगा, यूट्रस, नीचे क्या होगी, वजाइना। तो एक ओपनिंग तो वजाइना में खुलती है सर्विक्स की, एक ओपनिंग कहां खुलती है, यूट्रस वाले पार्ट में खुलती है। जो अंदर खुल रही है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल ओस, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओस। बस सर्विस की बात करते हैं, जब फीमेल बेबी को कंसीव करती है उस समय यहां कुछ स्पेशल टाइप के कह सकते हो उसमें टिश्यूज का और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांगली इसको प्लगिंग कर देती है। तो कहते हैं अगर बॉडी में कहा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर कौन सा होता है, आप बोलोगे सर्विक्स, ठीक है। क्यों, वो बच्चे को पूरे वेट को विद फ्लूइड 9 मंथ तक होल्ड करके रखती है। सोचो इतना स्ट्रॉन्ग है, इसकी फीमेल चल रही है, घूम रही है, ठीक है, पूरा प्रेशर पड़ रहा है, पर वो स्फिंक्टर बंद है, वो खुल नहीं रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर, ठीक है, जो होता है फीमेल में होता है, सर्विक्स को बोलते हैं बेटा, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वैसा ना, इट मेनली मोस्ट पावरफुल, हाँ लिख दिया है, लिखा हुआ मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बस इसमें इन्वर्टेड पियर शेप एक एनसीईआरटी की लाइन थी, इसको आप ऐड कर सकते हो और डायमेंशन ऐड कर सकते हो। 2 काम की चीजें हैं, बाद बाकी का तो हम सब डायग्राम में लिखा चुके हैं। वॉल ऑफ यूट्रस बता चुका हूं, कल ये भी बता चुका हूं बेटा। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। मायोमेट्रियम की बात करते हैं, मिडिल लेयर है बेटा, स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, ड्यूरिंग डिलीवरी जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, एक ही क्वेश्चन बनता है। एंडोमेट्रियम की बात करते हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। हाईली वेस्कुलर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। सिलिएटेड सिक्रेटरी सेलो गैंडुलर इसके अंदर होते हैं। कॉल्यूमिनर सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये पूरे इंपॉर्टेंट है एंड इस पे क्वेश्चन आता है। और बताया था मैंने इसी लेयर के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी लिखा दिया है मैंने। तो एक्चुअल में जो मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया था एनसीईआरटी वाला डायग्राम, उसमें वो सारे पॉइंट्स लिखाती हैं जहां मीट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अंडरलाइन मैंने कर दिए, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इसी की वजह से होते हैं, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर है, हाईली ग्लैंड्यूलर है क्योंकि उसमें सिक्रेशन होता है, सिक्रेटरी है, ठीक है, हाईली वैस्कुलर होती है बेटा, और सिंपल, ठीक है, आप बोलोगे कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, कॉलम शेप, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है साइक्लिक चेंज इसी के अंदर होते हैं, यानी इसका फिर ब्रेक होना, फिर से बनना, फिर ब्रेक होना, बनना, तो इसके साइक्लिक चेंज देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। वजाइना में जो मेरे काम की चीजें वो लिखा दी हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 8 to 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसके अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती, वजाइना के अंदर कोई एक लेयर नहीं होती, मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, यानी स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। क्रेटिनाइज है, नॉन क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज, पूरी स्किन पर क्रेटिनाइज है पर वजाइना अंदर से नॉन क्रेटिनाइज है, ठीक है। तो नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टी लेयर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर होते हैं, स्पेशली स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बस ये काम की चीज है और कुछ भी नहीं। बाद बाकी की बेसिक मैंने इंफॉर्मेशन दे दी थी, इसमें रूगी होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन इसके अंदर स्टोर होता है म्यूकस के अंदर, ठीक है। इस ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन करके ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं जो वजाइना की पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। और उसको फर्मेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो वजाइना के अंदर होते हैं। उन माइक्रोब्स का होना जरूरी है वजाइना में, जिसकी वजह से पीएच मेंटेन की जाती है। कल सारी बातें बता दी थी, बस एक आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, एक चाहो इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। वजाइना में कोई ग्लैंड्स नहीं होती, वजाइना की बात चल रही है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात नहीं चल रही। कल हमने ये भी बताया था कि वजाइना को कवर करने के लिए परफोरेटेड, ठीक है, परफोरेटेड वैस्कुलर म्यूकस की एक लेयर होती है जो वैस्कुलराइज्ड होती है, क्योंकि वो ब्रेक होती है तो ब्लीडिंग होती है, क्योंकि हाईली वैस्कुलराइज्ड होती है। इसको हाइमन बोलते हैं। हाइमन का होना या ना होना
ये वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता, ठीक है। आज की डेट में मैंने एग्जांपल भी दिए थे कि जो गर्ल्स हॉर्स राइडिंग करते हैं, जो भी किसी भी एक्टिवली किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके अंदर ऑलरेडी वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। या जो आज की डेट में तो ट्रेंड चल गया है टेम्पोनम यूज करने का, जैसे हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो फीमेल वजाइना में उसको यूज करते हैं वजाना के थ्रू, जिसकी वजह से इस हाइमन का ब्रेक डाउन हो जाता है। एक ये भी कारण है, ठीक है। और कई केस ऐसे भी हैं जिसके अंदर इंटरकोर होने के बाद भी हाइमन परसिस्ट रहती है, मेंटेन रहती है। तो इसका होना या ना होना, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, बोर्ड में भी इस पर पूछा भी जाता है, इसका होना या ना होना वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता। जैसे लोगों के अंदर धारणा थी कि यार हाइमन है मींस वर्जिन है, हाइमन नहीं है मींस वर्जिन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है अगेन इंपॉर्टेंट चीज। तो बेसिक अभी तक जो पढ़ाया वो मैंने कल एक डायग्राम में लिखा दिया था, ठीक है। सारा का सारा डायग्राम में लिखा दिया था, कल ही करा दिया था। आज थियोरिटिकल मैंने समझा दिया पूरा का पूरा। जैसे जो बच्चे लिखना चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाना चाह रहे हैं, जो एक शॉर्टकट नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए वो एक डायग्राम सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात आती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी वॉल्वा, ठीक है। आप समझ रहे हो, इसको वॉल्वा भी बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोलते हैं, इसको पोडेंडम भी बोलते हैं। कई तरह क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। वॉल्वा पे क्वेश्चन तो आता ही आता है, वॉल्वा तो टर्म इंपॉर्टेंट है, पोडेंडम भी याद रख लो, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। कहां होते हैं? पेल्विक रीजन में होते हैं। मेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कौन होते हैं? पेनिस, पेनिस और साथ में क्या ध्यान रखना है आपको पेनिस के अलावा? स्क्रोटम। मेल के केस में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल के केस में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 5 नाम याद रखने हैं आपको, 5 एनसीईआरटी में। देखिए वेस्टिब्यूल मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि वेस्टिब्यूल एक अलग से पार्ट हो गया। इसमें आपको मोनस पीविस याद रखना है, इसमें आपको लेबिया मेजोरा ध्यान रखना है, लेबिया माइनोरा ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको क्लाइटोरिस और हाइमन ये तो याद रखने ही पड़ेंगे, एनसीईआरटी में रखें। पर वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल वो रीजन होता है जिसके अंदर ग्लैंड्स और ओपनिंग मिलते हैं, तो ये भी आप मान सकते हो। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 5 नेम ऑलरेडी हैं। ये सब क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है, इनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। अब समझाता हूं तब इसको दोबारा समझाऊंगा। इसको पहले डायग्रामेटिकली समझाते हैं कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता क्या है। यहां तक कोई डाउट शाउट है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर्विक्स का मसल्स कंट्रोल में होता है या नहीं? अरे कंट्रोल कैसे होगा? स्केलेटल मसल्स आप कंट्रोल करते हो, स्मूथ मसल्स आप कंट्रोल थोड़ी ना करते हो बेटा। कौन था तो हट के आ गया, जो भी था, ठीक है बेटा। स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री मतलब एएनएस के थ्रू कंट्रोल होते हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स हैं, इनको हम कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है, एसएनएस के थ्रू। तो आपको समझ चुके हैं, आप तो बहुत सारी चीज समझा चुके हैं। ओके, नॉन क्रेटिनाइज क्यों सर? बेटा क्रेटिनाइज अगर होते तो क्रेटिन का मतलब समझते हो? डेड लेयर। अगर वजाना अंदर से डेड लेयर से बनी होती, ठीक है, तो कह सकते हो स्टिमुलेशन या एक्साइटमेंट वाली कंडीशन होती ही नहीं, ठीक है। अगर डेड लेयर होती, ठीक है, वो एक तरीके से डेड नहीं होती, तभी तो ग्लैंडुलर होती है, ठीक है। भाई डेड लेयर होती तो लुब्रिकेट ही नहीं करती। आप समझ रहे हो ना? ग्लैंडुलर का मतलब वहां ग्लैंड नहीं है, ग्लैंडुलर का मतलब है एक तरीके से ऊपर से फ्लूइड जो रिलीज हो रहा है, मतलब एक तरीके से वहां इंटरनल, अभी दिखाऊंगा डायग्राम के अंदर, अंदर ग्लैंड्स बने हुए हैं वजाना के आसपास, वो उसको फ्लूइड रिलीज करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रेटिनाइज लेयर एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब एक्साइटमेंट का मतलब है जो ऐसे तो अपनी स्किन भी है, स्किन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, एक्साइटमेंट के लिए न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पर क्रेटिनाइज लेयर हाँ मल्टी लेयर क्यों होती है? क्योंकि एक दो लेयर हट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। स्किन मल्टी लेयर होती है, ठीक है, ऐसी वजाना भी मल्टी लेयर होती है, पर वो क्रेटिनाइज नहीं होती, ठीक है। क्रेटिनाइज डेड लेयर होती है, वो डेड नहीं होती, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा आपको। सर कपालभाति करने से हार्निया हो सकता है? नहीं बेटा, कपालभाति नेचुरल कोई भी चीजें करोगे इससे हार्निया नहीं होता। हार्निया तो मैंने बताया था 2 केस हैं हार्निया के। एक तो नेचुरली छोटे बच्चों को जो हो जाता है, वो मैंने बताया था ना, जब टेस्टिस की डिसेंडिंग होती है तो इंग्विनल कैनाल प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाती, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा एज बढ़ते बढ़ते इंटेस्टाइन उसमें पेनिट्रेट करना चालू कर देती है, तो एक तो हार्निया ये हो गया। एक होता है कि आप, हो सकता है कि आपने वेट लिफ्टिंग की हो सकता है आपने कभी जैसे
घरों में लोग अक्सर कर गेहूं मंगाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे ही कहते हैं बच्चे उठा लेंगे 1 क्विंटल, उन्हीं आपस में शर्त लगा लेते हैं भाई उठा के दिखा 1 क्विंटल तू, ठीक है। तो शर्त शर्त में गड़बड़ कर लेते हैं वो, ठीक है। वो 1 क्विंटल ऐसे बिना कुछ ट्रिक से यूज किए उस क्विंटल का बोरे को उठा लेते हैं, 2-4 बार ऐसा किया, खेल हो गया खराब, ठीक है। तो आप समझना मेरी बात। तो इसमें क्या होता है, वो मेम्ब्रेन थोड़ा सा रप्चर हो जाती है और धीरे धीरे इंटेस्टाइन इंग्विनल कैनाल में फंसना स्टार्ट कर देती है, तो एक बल्जी अपीयरेंस आ जाती है, इसको हर्निया बोलते हैं, बताया था मैंने। तो वेट उठाने से होती है नेचुरली, अगर इंग्विनल कैनाल क्लोज नहीं हो पाती या आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप कपालभाति नहीं करते तो हर्निया हो जाएगा। कपालभाति करने से तो एब्डोमिनल मसल्स मजबूत होते हैं बेटा, ठीक है, वो कैविटी स्ट्रांग होती है और स्ट्रांग होने से हर्निया होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो आप एब्डोमिनल कोई भी एक्सरसाइज करते हो, लोअर एब्डोमिन को, लोअर वाले पार्ट को स्ट्रांग करके रखते हो, तो हर्निया से तो प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं, ठीक है। अक्सर का हर्निया तभी होता है जब आपके लोड ज्यादा होता है और एक्सरसाइज 0 होती है, मतलब मोटापा चढ़ रखा है, लोड बहुत ज्यादा है, एक तो कारण ये है। मोटापा नहीं भी है पर आप प्रेशर ज्यादा डाल रहे हो, ठीक है, आप वजन ज्यादा उठा लेते हो या कोई भी ऐसा काम जो प्रेशर जनरेट करता है लोअर एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, तो उससे हर्निया होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। बेटा हाइमन जो होती है मैंने बताया परफोरेटेड लेयर होती है, परफोरेटेड का मतलब है उसमें ऑलरेडी ओपनिंग होती है, ठीक है। सर हाउ हाइमेन परसिस्ट आफ्टर इंटरकोर, मैंने बताया ना, अगर वो परफोरेटेड है, परफोरेशन थोड़ा बड़ा है तो रप्चर नहीं होगी, सिंपल सी बात है। थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ यार, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, ठीक है। अगर परफोरेटेड लेयर है तो इंटरकोर करने पर, मतलब ज्यादा परफोरेशन थोड़ा बड़ा है तो नहीं रप्चर होगी, थोड़ा स्ट्रांग है, परफोरेटेड होती है तो इंटरकोर करने से रप्चर नहीं होती, पर कभी कभी, ठीक है, मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, अक्सर का रप्चर हो जाती है। नॉर्मल केस में तो वो हॉर्स राइडिंग इन चीजों से रप्चर हो जाती है, ठीक है, गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली फीमेल्स में रप्चर हो ही जाती है। हर्निया से इनफर्टिलिटी हो जाता है क्या? अरे भाई बेटा हर्निया से इनफर्टिलिटी नहीं होता, ठीक है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, हर्निया को एलिफेंटियासिस से कंपैरिजन कर देते हैं, कहते हैं टेस्टिस में पानी भर गया, पानी भर जाना मतलब होता है इन्फ्लामेशन, वो एलिफेंटियासिस में होता है, ठीक है। हर्निया अलग चीज है, टेस्टिस से भी हर्निया का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हर्निया कितना प्यारा तरीके से समझाया था बेटा कि एब्डोमिनल कैविटी में जो, ठीक है, कभी कभी एब्डोमिनल कैविटी जिसमें इंटेस्टाइन आपकी कहां होती है, इस कैविटी के अंदर होती है, उस कैविटी के टिश्यू अगर वीक हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो खुल जाते हैं और इंटेस्टाइन इंग्विनल कैनाल में फंसना स्टार्ट कर देती है, जिससे एक बल्जी अपीयरेंस आ जाती है, इसको हर्निया बोलते हैं, ठीक है। इसको इंगुइनल हर्निया बोलते हैं। ये बॉडी का अलग पार्ट में भी हो सकता है, ठीक है, फ्रंट पार्ट में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, यानी आपकी एब्डोमिनल कैविटी में कहीं पर भी ये चीज हो सकती है, मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, क्योंकि इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल कैविटी दोनों के पास है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर ये मैकेनिज्म हो सकती है, इसको हर्निया बोलते हैं। इसका इनफर्टिलिटी से कोई संबंध ही नहीं है, आप समझ गए, इनफर्टिलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। इनसे अगर हम बात करते हैं एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, जो हम अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में समझाएंगे आपको, हाँ, उसके केस में अगर इन्फ्लामेशन बढ़ना चालू हो गया, ठीक है, तो अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आगे जाकर के इनफर्टिलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। अभी बताया मैंने, ठीक है, या तो मैंने बताया एलिफेंटियासिस टर्म यूज करो या फाइलेरियासिस, इट इज अ इन्फेक्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस में पानी का भर जाना, मतलब इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का डिपॉजिट हो जाना। ऐसा कोई भी इन्फ्लामेशन, ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जो टेस्टिस में इन्फ्लामेशन करता है या चोट की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। अक्सर कर लोग क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लग जाती है, चोट लग जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और अगर वो सही नहीं हो रही, हीलिंग नहीं हो रही, उसके अंदर इन्फ्लामेटरी फ्लूइड डिपॉजिट होता जा रहा है और ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो चेकअप करा लेना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली इन्फेक्शन के केस में मैंने बताया, ठीक है। बस इतना ही बात करेंगे, जो आप और जो फिर बकवास बात करना चालू कर दी है वो मैं उसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलो 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 चलो, ओके सर, स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर इन मेल, अरे अभी यहाँ स्फिंक्टर तो देखो नॉर्मल सब ऐसे ही है, स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म इसलिए लगाया फीमेल के केस में क्योंकि ये एक तरीके से क्या करता है, बेबी को होल्ड करने का काम करता है बहुत टाइम तक। चलो ठीक है बेटा, इधर उधर दिमाग मत लगाओ, ठीक है, एकदम फोकस रहो, ठीक है। सारा खेल यहां से होता है, जो आप टर्म लिख रहे हो ना चैटिंग के अंदर, वो टर्म यहां से चालू होते हैं। अगर आपकी सोच में ऐसी चीजें हैं तो सब कुछ होगा, अगर आपके दिमाग साफ सुथरा है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? और अगर आप एक्सरसाइज करते हो प्रॉपर तरीके से तो आपके नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम करेंगे और कोई भी
समझ रहे हो ना, और सारे सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेंगे। तो बस वही मैं कहता हूं कि आप एक्सरसाइज करो थोड़ी बहुत, योगा एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार जो बच्चों को कराते हैं, ठीक है, मेडिटेशन, इससे इंटरनल सिस्टम बहुत बेहतरीन काम करता है, सारे सिस्टम बहुत बेहतरीन काम करते हैं, और आप हर तरीके से क्या रहते हो, हेल्दी रहते हो, सेक्सुअली भी हेल्दी रहते हो, फिजिकली भी हेल्दी रहते हो, मेंटली भी हेल्दी रहते हो, और अगर अच्छी सोचोगी तो सोशली भी हेल्दी रहोगे। और जब चारों तरीके से हेल्दी रहते हैं तो सही मायने में इसी को सही मायने में हेल्थ बोलते हैं। आप कैसे भी हेल्दी हो पर यहां से हेल्दी नहीं हो तो आप एक्चुअल में हेल्दी नहीं हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, मैं नहीं बोल रहा, अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्वा पोडेंडम और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। तो अब आ जाओ वॉल्वा पोडेंडम और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के ऊपर, डायग्राम में सारी चीजें ऐड कर देंगे, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है। बस हो गया काम। चलो ठीक है। अब वापस आ जाओ इधर। चलो।
देखो पहले इतना समझा दूं, अगर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन सिंपली बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एक और ऐड करेंगे इसके अंदर हाइमन, 1 2 3 4, एक और ऐड करेंगे इसके अंदर हाइमन 5, 1 2 3 4 5, इन 5 नेम को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक तो मोनस पीविस। मोनस पीविस क्या होता है? ठीक है, आगे कह सकते हो, ठीक है, जहां पर ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, इसके ऊपर एक फैटी टिश्यू के डिपॉजिट हो जाने से, एडिपोज टिश्यू के डिपॉजिट हो जाने से एक उभरा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, इसको मोनस पीविस बोलते हैं। अब आपको सर नेचर ने क्यों बनाया इस फैटी टिश्यू का डिपोजिशन और हेयर्स? ठीक है, यहाँ हेयर्स होते हैं और फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होता है। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि इसके ठीक नीचे ओवरी कह सकते हो बहुत सेंसिटिव जेनिटल पार्ट्स होते हैं, तो नेचर ने ऑटोमेटिकली यहां पर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन बनाया। ठीक है, जो इन जेनिटल पार्ट्स को प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड था, कुशन की तरह काम करता है एक तरीके से। तो यहां पर फैटी टिश्यू का ध्यान रखना है, एडिपोज टिश्यू स्पेशली डिपोजिट होते हैं, हेयर्स होते हैं यहां पर। ठीक है, और इसके मिलने से जो उभरा हुआ पार्ट बनता है इसको मोनस पीविस बोलते हैं, ओनली फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, यहीं से एक सबसे बड़ा ब्रॉड पाउच जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, इसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और मेजोरा और माइनोरा में एक डिफरेंस है, इसके अंदर भी एक पार्ट होता है सेम पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जो इंटरनल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है माइनोरा, जो एक्सटर्नल एक ब्रॉड पाउच स्ट्रक्चर दिख रहा है मेजोरा। माइनोरा के अंदर हेयर्स और फैटी टिश्यू का डिपोजिशन नहीं होता, जबकि मेजोरा यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप कह सकते हो हेयर्स और फैटी टिश्यू का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, हेयर्स प्लस एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, हेयर्स प्लस एडिपोज टिश्यू। ध्यान रखना है आपको, इनर पाउच में नहीं मिलेंगे, एडिशनल जो बाहर वाला पाउच है उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्लैशी फोल्ड होता है, ठीक है, थिक होता है, थिक एंड फ्लैशी फोल्ड मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा फ्लैश थिक फोल्ड होता है बेटा, हेयर्स एडिपोज टिश्यू होते हैं जो मोनस प्यूबिस में भी होते हैं। ये डिफरेंस समझ में आ गया। जो इंटरनल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं, इसमें हेयर और एडिपोज टिश्यू नहीं होते, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बहुत पूछते हैं क्लाइटोरिस के ऊपर। क्लाइटोरिस जो होता है वो होमोलोगी रिप्रेजेंट करता है मेल के ग्लैंस पेनिस के साथ। कैसे करता है भाई? ग्लैंस पेनिस की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं पेनिस के अंदर। ठीक है, और ग्लैंस पेनिस को कवर करने के लिए प्रीप्यूस होती है, फोर स्किन। ठीक है, ऐसे ही फीमेल में भी माइनोरा के एंटीरियर पार्ट पर, मेजोरा नहीं बोला मैंने, माइनोरा के एंटीरियर पार्ट पर अगेन एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। इट इज ऑल्सो इरेक्टाइल, और इसके ऊपर भी एक स्किन होती है जिससे कवर्ड होता है लाइक अ प्रीप्यूस। जैसे ग्लैंस पेनिस की अपीयरेंस होती है वैसे इसकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, नेचर ने इसको बनाया एक्साइटेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि इरेक्टाइल टिश्यू है इसके अंदर। ठीक है, इरेक्शन होगा इसमें। ठीक है, इसमें भी इरेक्शन होता है। ठीक है, एक्साइटेबल होता है, इसमें भी प्रीप्यूस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्लूइडी डिस्चार्ज हो, और ज्यादा फ्लूइडी डिस्चार्ज कह सकते हो फर्टिलाइजेशन को लीड करता है। ठीक है, मैंने बताया जो भी कुछ नेचर ने बनाया है फर्टिलाइजेशन के लिए, कि फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, बेबी कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा से ज्यादा हो, तो नेचर ने सारे स्ट्रक्चर बनाए इसी तरीके से। तो मोनस प्यूबिस समझ में आ गया, लेबिया मेजोरा समझ में आ गया, माइनोरा इंटरनल पाउच समझ में आ गया। दोनों में भाई, इसमें और माइनोरा में डिफरेंस क्या है? मेजोरा में हेयर होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, माइनोरा में हेयर और एडिपोज टिश्यू नहीं होते। ठीक है, क्लाइटोरिस, ठीक है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इरेक्टाइल, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ में इसमें ध्यान रखना है आपको, इरेक्टाइल टिश्यू के अलावा मैं यहां लिख देता हूं प्रीप्यूस या फोरस्किन। ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस की फोरस्किन भी होती है लाइक अ ग्लैंस पेनिस। ठीक है, इसलिए प्रीप्यूस या फोरस्किन भी बोलते हैं क्लाइटोरिस को। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसमें इरेक्शन की कैपेबिलिटी होती है। लेबिया माइनोरा, जिन फीमेल के अंदर एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होता है उन फीमेल में क्लाइटोरिस भी इनलार्ज हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्लाइटोरिस समझ में आ गया, लेबिया माइनोरा समझ में आ गया। अब हाइमन, हाइमन में बता चुका हूं आपको। ठीक है, हाइमन मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा, ये वजाइनल ओपनिंग को कवर करने वाली एक परफोरेटेड, यू वांट वजाइनल, वजाइना थी,
और परफोरेटेड एक लेयर होती है, इसको हाइमन बोलते हैं। जो परफोरेटेड लेयर होती है, ठीक है, उसको हाइमन बोलते हैं। तो ये पांचों के पांचों किसमें इंक्लूड हो गए? आप बोलोगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो अब एक चीज क्लियर है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर, यहां तक कोई डाउट शाउट मुझे लगता नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली यही मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, वेस्टिब्यूलम पर क्वेश्चन की बात आते हैं, तो ये पूरा का पूरा वेस्टिब्यूलम हो गया। ये अब ध्यान रखना है, जो लेबिया माइनोरा के अंदर का पार्ट है ये वेस्टिब्यूलम है, ठीक है। वेस्टिब्यूलम, ठीक है, स्पेस इनसाइड लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर का जो स्पेस है इसको वेस्टिब्यूलम बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर दोनों ओपनिंग मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। एक तो यूरेथ्रल ओरिफाइस देखने को मिलने वाली है, एक वाजाइनल ओरिफाई, ठीक है। ये तो अगर हम बात करते हैं इसको बोलते हैं यूरेथ्रल, इसको वाजाइनल। ठीक है, तो यूरेथ्रल यानी यहां से भाई यूरिन, तभी मैंने बोला ना यहां पर जेनिटल पार्ट अलग होता है, यूरिनरी पार्ट अलग होता है। देखिए मेल के केस में दोनों कॉमन होते हैं, इसलिए इसको यूरिनो जेनिटल डक्ट बोलते हैं मेल के केस में, ठीक है। मेल के केस में यूरिनो जेनिटल डक्ट बोलेंगे, फीमेल के केस में नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो अब ग्लैंड की बात कर लेते हैं। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जो यूरेथ्रा के अराउंड दिख रहे हैं वो पैरा यूरेथ्रल हैं, इनको स्किन्स ग्लैंड भी बोल देते हैं, लिख देते हैं इसको भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्किन्स ग्लैंड। पैरा, पैरा का मतलब है पेरीफ्री पर, ठीक है। जो पेरीफ्री पर देखने को मिल रहे हैं वो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है, जो पेरीफ्री पर मतलब के अराउंड, यूरेथ्रा के जो अराउंड देखने को मिल रहे हैं वो पैरा यूरेथ्रल हैं, ठीक है। वन पेयर होते हैं। वन पेयर है बेटा, ठीक है, स्किन्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक टर्म और यूज कर सकते हो, होमोलोगी, समझाता हूं इसको भी। बार्थोलाइन ग्लैंड की बात करते हैं, ये भी वन पेयर होते हैं। होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब ऐसे समझो, अगर पैरा यूरेथ्रल की बात करते हैं, जो यूरेथ्रा के अराउंड हो गए पैरा यूरेथ्रल, इट इज आल्सो कॉल्ड स्किन्स ग्लैंड। वन पेयर ये भी है, वन पेयर ये भी है। ये होमोलॉगी दिखाते हैं। देखो एक तो था एनालॉगी, एनालॉगी का मतलब है फंक्शन में सिमिलरिटी, तो फंक्शन में तो सिमिलरिटी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है भाई, इसके फंक्शन अलग है, इसके फंक्शन अलग है, पर हाँ कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल या टिश्यू के बेस पर देखोगे तो सिमिलरिटी नजर आ सकती है, ठीक है। पोजीशन के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, इनके बेस पर आप कह सकते हो। जैसे होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल प्रोस्टेट ग्लैंड किसके अराउंड होते हैं? यूरेथ्रा के अराउंड होते हैं। ऐसे ही यहां भी यूरेथ्रा के अराउंड जो होते हैं, इसलिए कह सकते हो होमोलोगी टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड। बार्थोलाइन ग्लैंड जो वेजाना के अराउंड है, ये लुब्रिकेंट फ्लूइड रिलीज करते हैं। रिलीज दोनों ही म्यूकस करते हैं, म्यूकस लाइक फ्लूइड, ठीक है। रिलीज, अगर रिलीजिंग फ्लूइड सेम हो गए तो होमोलोगी, एनालॉगी हो गई ना, पर एनालॉगी नहीं होती, यहां पर होमोलॉगी होती है, ठीक है। दोनों ही म्यूकस लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, पर ये होमोलोगस दिखाता है बार्थोलाइन ग्लैंड के, क्योंकि बार्थोलाइन ग्लैंड लुब्रिकेंट रिलीज करते हैं, लुब्रिकेंट लाइक रिलीज, ठीक है, जो जनरल पार्ट के अराउंड होते हैं। तो ये भी जनरल पार्ट के अराउंड है, मतलब वजाइना के अराउंड है, लुब्रिकेंट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, पर कंपोजिशन सब चीजें अलग होती हैं, यानी फंक्शनली हम कहेंगे कि सेम है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ इनकी पोजीशन के बेस पर हमने होमोलोगी टर्म दे दिया है, ठीक है, या इनके स्ट्रक्चर के बेस पर कह दिया है, पर
एनालॉगी का मतलब होता है फंक्शन में सिमिलरिटी, तो फंक्शन में कोई बहुत ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन में हेल्प तो कर रहे हैं, ठीक है। पर आप कहो कि ये बहुत न्यूट्रल मीडियम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एसिडिटी को न्यूट्रल करने का काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हाँ बस ध्यान रखो लुब्रिकेशन में तो हेल्प करेंगे। तो वेस्टिब्यूल समझ, वेस्टिब्यूलम क्या है, माइनोरा के, कंफ्यूज नहीं होना है, सारा खेल माइनोरा का है। अगर हम बात करते हैं क्लाइटोरिस, ये भी माइनोरा के एंटीरियर एंड पर लगा होता है, मेजोरा का कोई संबंध नहीं है। वेस्टिब्यूलम ये भी माइनोरा का अंदर का स्पेस है, जिसके अंदर यूरेथ्रल ओरिफाई भी आ गए, वजानल ओरिफाई भी आ गए, ठीक है, जिसके अंदर पैरायूथरल ग्लैंड भी आ गए और बर्सोलाइन ग्लैंड भी आ गए। तो ये हो गए फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड दो गए, और मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड में बता ही चुका हूं आपको। यहां तक बताओ कोई भी डाउट शाउट है किसी को? बेटा यहां तक कोई भी डाउट है? चालू हो गए फिर तुम लोग फिर चैटिंग में। तुम्हारा ही बैच एक ऐसा बैच था इसकी तारीफ करता था मैं, ये बैच ऐसा है 2022 जहां बच्चे कोई फालतू चैटिंग नहीं करते, एकदम सीरियसली लगे रहते हैं, पर तुम भी चैटिंग एटिंग में लग गए, कोई नहीं। निर्णायक समय आ रहा है ना, दिसंबर के बाद के जो भी मंथ होते हैं वो निर्णायक होते हैं, अंतिम दौड़ कहते हैं इसको, पता है ना आपको। इस अंतिम दौड़ में जो सीरियस रहेगा, अब तक क्या किया कोई मतलब नहीं होता, अब क्या करना है ये डिसाइड करता है कि आगे क्या होना है। तो ये अंतिम समय, जो अंतिम समय है ना, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो लास्ट वाला टाइम है, ठीक है, ये निर्णायक है कि आपका वाकई में सही लक्ष्य टारगेट पर जा रहे हो नहीं जा रहे, क्या डाइवर्ट हो रहे हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑफलाइन में भी होती हैं, ऑनलाइन में भी होती होंगी निश्चित, ठीक है। तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन में आते हैं, ठीक है, बीज बोते हैं, मतलब भाई दोस्ती स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उस दोस्ती के जो रंग आते हैं ना वो दिसंबर के बाद आते हैं। तो दिसंबर के बाद समझ रहे हो ना, आप कह सकते हो सेपरेशन हो जाता है, जो यारी दोस्ती में चले जाते हैं वो अपने अलग दुनिया में चले गए, ठीक है, जो इश्क मोहब्बत में लग गए वो गए काम से, वो भी गए। लास्ट में कुछ बच्चे बचते हैं जो एकदम, कुछ बच्चे मतलब इतना सारा बोझा आ जाता है सिलेबस का तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं डटे रहते हैं, भाई अंतिम समय तक डटे रहेंगे, वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, ये इस क्लास के हमसे कोई लिखवा लेगा हम बता देंगे, क्लास में इतने बच्चे हैं सिलेक्शन देने वाले हैं इस बार, और वही फिक्स होता था। दो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, पर हाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली वो चीज रहती थी। तो ये मतलब इतनी हैबिट हो चुकी है बच्चों को देख करके पहचानने की कि हाँ यार ये मेरे बच्चे ये इस कंडीशन पर ये ऐसे। तो ये ध्यान रखना, निर्णायक समय बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है बेटा, एकदम फोकस्ड, एकदम फोकस्ड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही। जितना सोशल मीडिया से दूर रहोगे, बच्चे लिखते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, जितना सोशल मीडिया से दूर रहोगे उतना ही सिलेक्शन के नजदीक रहोगे, जितना सोशल मीडिया के नजदीक रहोगे सिलेक्शन के दूर रहोगे, बस ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बहुत ऐसा फैक्ट है जो आज की नई जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। मजबूरी है कोरोना की वजह से हम, ठीक है, नो डाउट मोबाइल से जुड़े हुए हैं, पर मोबाइल के डिस्ट्रक्शन भी हैं, तो उस डिस्ट्रक्शन से बचने का है, बस सिर्फ ओनली अपने एम पर ध्यान दो, अपने ऐप पर ध्यान दो, अपनी क्लास पर ध्यान दो, और दुनिया को भूल जाओ, दुनिया में क्या चल रहा है, एकदम फोकस्ड। सोशल मीडिया को एकदम जीरो, बाय बाय कह दो, बिल्कुल बाय बाय, ठीक है, और एकदम लग लो, बस मैं यही कहूंगा और कुछ भी नहीं। अच्छा बच्चे लिख रहे हैं सर 2.0 वाले आ गए हैं यहाँ, हाँ हो सकता है 2.0 वाले बच्चों को लगाओ कि अच्छा वो अच्छा बैच है, कोई नहीं, पर 2.0 में अच्छे बच्चे भी बहुत हैं, ठीक है। कुछ ही बच्चे होते हैं, थोड़े से बच्चे होते हैं जो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं, मतलब नाम खराब करते हैं और कुछ नहीं। चलो 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 चलो, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। चलो लास्ट एक पॉइंट और बचा हुआ है, चलो यार यहां तक कोई डाउट नहीं है, मतलब यहां तक पूछ रहा था, यहां तक कोई डाउट नहीं है, मतलब ये डायग्राम अगर आपने एक बार खुद ड्रॉ कर लिया आज से तो आपको याद हो जाएगा यार, हाँ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ये होता है, ठीक है, माइनोरा और मेजोरा में डिफरेंस क्या होता है, क्लाइटोरिस को, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, हमने यहां लिख दिया है सारी बातें। देखो अगर मेजोरा को बोलते हैं तो किसके, ध्यान रखना एनालॉगी कहीं नहीं लिखा मैंने, हर जगह होमोलॉगी, और ऑप्शन में एनालॉगी जरूर होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, तो पहले बोल दिया एनालॉगस नहीं होते होमोलॉगी,
ठीक है। तो किसके होमोलोगस है? स्क्रोटम के होमोलोगी रिप्रेजेंट कर रहा है मेजोरा, क्योंकि मेजोरा बाहर का ब्रॉड पाउच है, ठीक है। उसके अंदर सारे सारे कह सकते हो जेनेटल पार्ट होते हैं। तो स्क्रोटम को भी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, बाहर होता है, टेस्टिस को बेयर करता है, तो इसको होमोलोगी बोल सकते हो। लेबिया माइनोरा की बात करते हैं, माइनोरा, ठीक है, स्पॉन्जी पिनाल यूरेथ्रा, ठीक है। तो माइनोरा अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो होमोलोगस टू स्पॉन्जी या पिनाइल यूरेथ्रा। भाई पिनाइल यूरेथ्रा जो होती है उसके अराउंड इरेक्टाइल टिश्यू लगे होते हैं, उसके एंटीरियर पार्ट पर ग्लैंस पेनिस होता है, पता है आपको। तो लेबिया माइनोरा के भी एंटीरियर पार्ट पर ग्लैंस पेनिस जैसा ही क्लाइटोरिस लगा हुआ है, तो आप होमोलोगी बोल सकते हो, ठीक है। क्लाइटोरिस क्योंकि यहां इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ग्लैंस पेनिस की तरह काम करता है, इसलिए आप बोल सकते हो। हाइमन अगर प्रेजेंट है, परसिस्ट है, तो ये भी एक्सटर्नल जेनिटलियम में काउंट होगी। और वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल मैंने बता दिया कि लेबिया माइनोरा के अंदर जो भी कुछ है वो वेस्टिब्यूल है, ठीक है। आप इसको लिख दिया इन्होंने यूरेथ्रा ऑफ मेल, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑफ मेल, क्योंकि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अराउंड क्या होते हैं? काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो आप कह सकते हो माइनोरा जो वेस्टिब्यूल है उसके अंदर भी काउपर्स ग्लैंड जैसे ही होमोलोगी ग्लैंड लगे हुए हैं, तो उसको वेस्टिब्यूल बोल दिया हमने। वेस्टिब्यूल में होता क्या है? वेजाइनल ओरिफाई, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाई और ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। ये सारा हमने आपको बता ही दिया, दोनों ओपनिंग बता दिए और फीमेल सेक्स एसेसरी जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी ओपनिंग बता दी बेटा। तो मुझे लगता नहीं है यहां तक कोई डाउट है यार, एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। डायग्राम हर चीज को क्लियर कर देता है। अब कभी कभी एनसीईआरटी का डायग्राम भी पूछ लेते हैं, तो इसको समझना है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। ये जो रेक्टम समझ में आ ही रहा है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, भाई रेक्टम है ये, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहां आएगा? अब ध्यान से देखो, ये सर्विक्स वाला पार्ट समझ में, सर्विक्स है, ये यूट्रस है, भाई ये यूट्रस है, तो यूट्रस में ये नीचे क्या होगा? ये सर्विक्स होगी, ये सर्विक्स होगी। तो ये नीचे क्या होगी? सर्विक्स के नीचे पूरी वजाइना होगी। वजाइना के नीचे जो एक पाउच दिख रहा है ये माइनोरा हो गया, ऊपर दिख रहा है ये मेजोरा हो गया। भाई मैं देख नहीं रहा कहां क्या लिखा है। और माइनोरा के एंटीरियर एंड पर जो लगा हुआ होगा क्लाइटोरिस होगा। तो एक ही चीज क्लियर हो रही है। यूट्रस देखो, यूट्रस ही दे रखा है, सर्विक्स दे रखा है बेटा, नीचे वजाइना दे रखी है, और ये माइनोरा होगा। ये देखो माइनोरा, लेबिया माइनोरा, बिल्कुल सही, माइनोरा दे रखा है। माइनोरा के एंटीरियर एंड पर क्या दे रखी है? क्लाइटोरिस दे रखी है, बिल्कुल सही, ठीक है। बाहर वाले पाउच को क्या बोल रहे हैं? मेजोरा, मेजोरा दे रखा है, ठीक है। वजाइनल ओरिफाई कहां होगी? ये वजाइना की ओपनिंग पे जो लगी हुई है वजाइनल ओरिफाई है, वजाइनल ओरिफाई दे रखी है, ठीक है। ठीक है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है हमें, उसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, छोटी सी ओपनिंग होती है, 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। हाँ, ये जो बोन दिखेगी ये जरूर ध्यान रखनी है आपको, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। यूरिनरी ब्लैडर आप समझ ही रहे हो। अब बताओ कहां दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत है ही नहीं अगर आपने ढंग से समझा है डायग्राम को। बस ये इस पार्ट पे क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, वजाइनल ओरिफाई, माइनोरा, क्लाइटोरिस और मेजोरा, ये तो वही प्यूबिक सिम्फाइसिस है, दोनों के पेल्विक बोन को जोड़ती है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा आपको दिख ही रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। लास्ट बचता है मेमेरी ग्लैंड, और फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। मेमेरी ग्लैंड, कुछ क्वेश्चंस भी हैं आज भी, ठीक है। मेमेरी ग्लैंड, मैंने बोला था मेमेरी ग्लैंड बेटा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, एसेसरी ग्लैंड्स नहीं है। एसेसरी ग्लैंड दो ही थे, एक तो मैंने बताया पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और दूसरे हमने नाम दिए बर्थोलाइन ग्लैंड। कंफ्यूज मत होना, बर्थोलाइन ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और दोनों होमोलोगी भी दिखा रहे हैं, बर्थोलाइन ग्लैंड फीमेल में होते हैं, ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, मेल में होते हैं, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है आपको। तो मेमोरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से लाइफ के अलग अलग पड़ाव में, ठीक है, इनमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी से पहले मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होते फीमेल्स के अंदर, ठीक है। प्यूबर्टी पर मतलब जो भी है, ठीक है। तो प्यूबर्टी आने पर वही 10-11-12 साल वाली उम्र जो होती है, ठीक है। फीमेल में प्यूबर्टी मेल से थोड़ा पहले आ जाती है, थोड़ा पहले आ जाती है, ठीक है। तो कई कारण हैं जिस वजह से बच्चे पूछते हैं सर फीमेल की जो मैरिजेबल एज जो डिसाइड की है गवर्नमेंट ने वो 18 की है और मेल की 21, तो उसके लिए ऐसा कारण क्या है? ठीक, बच्चे बहुत सारे पूछते हैं। तो एक तो सेक्सुअल मैच्योरिटीज का कारण है, ठीक है। फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी भी मेल से थोड़ा अर्ली आ जाती है, ये मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोल रही है। हाँ, मेल के अंदर थोड़ा सा सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी सी डिले और मेंटल मैच्योरिटी भी डिले होती है, इसलिए थोड़ा एज ग्रुप डिसाइड कर दिया भाई मेल भी मैच्योर हो जाए फीमेल भी मैच्योर हो जाए, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर हो जाए, ठीक है, डेवलप हो जाए, तब मैरिजेबल एज होनी चाहिए। तो एक डिसाइड कर रखी है, उससे कम अगर है तो मतलब ये जो डिसाइड कर रखी है,
पर आज का जो सिनेरियो है, जो कंडीशन चल रही है, उसमें इतना वर्कलोड ये वो, तो लेटेस्ट मुझे लग रहा है जो मैरिजेबल एज ग्रुप है वो इससे बढ़ चुकी है, ठीक है, काफी बढ़ चुकी है जो निकल के आ रहा है कंडीशन। पर अभी जो आप अभी एनसीईआरटी में हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जैक्टली यही ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं। प्यूबर्टी पर आते ही मेमोरी ग्लैंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना चालू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जब फीमेल बेबी को कंसीव करती है तो प्लेसेंटा जनरेट होता है, प्लेसेंटा से प्लेसेंटल लैक्टोजन जनरेट होते हैं, जो अगेन मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि लैक्टोजेनिक हार्मोन है, वो मिल्क में मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क तो नहीं बनाएगा, क्योंकि अभी बेबी कंसीव कर रखा है ना, बताऊंगा आगे में। जब बेबी बर्थ हो जाता है तो मिल्क के जनरेशन के लिए तो प्रोलैक्टिन होता है, पर नाम है प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। तो वो ओनली मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है। फिर जब बेबी बर्थ हो जाता है तब प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, वो प्रोलैक्टिन अगेन से मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है। तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट अलग अलग एज पे अलग अलग टाइप से होता है, मैंने लिख भी दिया है। मेमोरी ग्लैंड क्या है बेटा? ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड का, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, इनको सुडोरिफिक ग्लैंड भी बोलते हैं। मेमोरी ग्लैंड अटैच विद द, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी ग्लैंड किससे अटैच होते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगर मैं अटैचमेंट की बात करता हूं तो ध्यान रखना, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स, इस पर क्वेश्चन आया नहीं है पर आएगा, हम टेस्ट में इसलिए रखते हैं कि बच्चे को याद रहे कि मेमोरी ग्लैंड किस मसल्स के ऊपर होते हैं। क्योंकि रिप्स के बीच में जो मसल्स होते हैं वो तो आप समझ गए होंगे, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, रिप्स के बीच में होते हैं इंटरकोस्टल, जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। इनके ऊपर जो मसल्स होते हैं, इनके ऊपर जो मसल्स दिख रहे हैं आपको, ये हैं पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। इन पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स के ऊपर मेमोरी ग्लैंड अटैच्ड होते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड का अटैचमेंट पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स के ऊपर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। और मेमोरी ग्लैंड को होल्ड करने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं, इनको कूपर्स लिगामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपर्स लिगामेंट, ठीक है। एज बढ़ने के साथ साथ ये कूपर लिगामेंट वीक होते चले जाते हैं, इसलिए मेमोरी ग्लैंड का भी शेप मेंटेन नहीं रह पाता इन कूपर्स लिगामेंट की वजह से। हमने यहां दिखाने की कोशिश भी की है, तो ये दिख रहे हैं आपको, ये सब जो लिगामेंट्स दिख रहे हैं ना, ये लिगामेंट्स दिख रहे हैं, ये कूपर्स लिगामेंट है, जो मेमोरी ग्लैंड के वेट को, स्ट्रक्चर को, सबको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कूपर्स लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो, सस्पेंसरी लिगामेंट लिख दिया है, एक ही बात है, कूपर्स लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट, पर कूपर लिगामेंट्स क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, अब ये भी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है कि मेमोरी ग्लैंड में कितने लोब्स होते हैं? 15 टू 20 लोब्स से मिलकर के बनी होती है मेमोरी ग्लैंड। ये लोब्स क्या होते हैं समझाता हूं अभी इसके बारे में। इन ईच लोब्स आर सेवरल, अब समझाए तो उसको तभी आगे बढ़ते हैं। चलो, अब समझना, डायग्राम से समझ में आएगा। इस तरीके से ब्रांचिंग पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनमें लोब्स होते हैं, इस तरीके से हम दिखा देते हैं कुछ बना के। कुछ बना के दिखा देते हैं। और इनका भी फॉर्मेशन छोटे छोटे सेल के मिलने से होता है, जो मिल्क को इनके कैविटी में सिक्रेट करते हैं। ये मानो एक ग्रैप्स है, ठीक है, और ग्रैप्स के बंच, एक जो बंच होता है ना, इसको लोब्स बोलते हैं। ग्रैप्स का जो बंच है ये एक्चुअल में लोब्स है, ठीक है। समझ लो, यहां पर भी सेम ऐसी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, छोड़ दिया है। तो अब क्या होगा बेटा, ये पूरा एक बंच दिख रहा है ना, पूरा बंच, ठीक है। इस पूरे मैं सब पहले डायग्राम बना दूं पूरा। एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर, यही एम्पुला
आगे जाकर के ओपन करते हैं। निप्पल में, ठीक है। और निप्पल की अगर बात करते हैं तो ये पिगमेंटेड एरिया होता है, ठीक है। कैसा एरिया होगा? पिगमेंटेड एरिया होगा, पिगमेंट्स लगे होते हैं यहाँ पर। निप्पल के अराउंड पिगमेंटेड एरिया होता है। तो ऐसे ही लेक्टिफरस डक्ट इसमें ओपन करते हैं, तो ऐसे ही एक नहीं, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, ऐसे एक बंच, एक लोब है, ठीक है। तो एक्चुअल में मेमोरी ग्लैंड इसमें स्ट्रक्चर में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा लोब दिख रहा है ना ऐसा, ये है ऐसे ही, ये क्या है? मेमोरी लोब्स। ये क्या है? मेमोरी लोब्स। कितने मेमोरी लोब्स होते हैं? अभी काउंट की बात करते हैं, 15 से लेकर के 20 इन नंबर। तो ऐसे ही एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर ऐसे ही लोब्स होते हैं, मानो बंच ऑफ ग्रैप्स। तो लगभग 15 to 20 बंच होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। और इन बंच में सिंगल ग्रैप्स की बात करते हैं, ठीक है। इसको हम टर्म यूज करते हैं मेमोरी एल्वेलस। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेमोरी एल्वेओलस। सिंगल लोब की बात कर रहा हूं, इट इज अ मेमोरी एल्वेओलस। ये मेमोरी एल्वेलस है, ठीक है। ऐसे ही मेमोरी एल्वेलस के मिलने से मेमोरी लोब्स बनते हैं, जो 15 से लेकर के 20 तक होते हैं, 15 to 20 होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनके अराउंड फैटी टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। और फाइनली मेमोरी डक्ट, अब ये जो दिख रही है ना आपको, मेमोरी डक्ट है। और ये मेमोरी डक्ट एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर में ओपन करती है, जिसमें मिल्क का टेम्परेली स्टोर होता है, फॉर स्टोरेज ऑफ मिल्क। इसको हम बोलते क्या है? इसके लिए टर्म हमने यूज किया बेटा एम्पुला। और एम्पुला से जो डक्ट निकलती है इसको लैक्टिफरस डक्ट बोलते हैं, लैक्टिफरस डक्ट। और सारी लैक्टिफरस डक्ट मिलकर के कहां खुलती हैं? आप बोलोगे निप्पल में। सारी लैक्टिफरस डक्ट कहां खुलती है? निप्पल में। यानी अगर मैं निप्पल की बात करता हूं बेटा, तो निप्पल में एक डक्ट नहीं होती, जितने लोब्स होते हैं बेटा उतनी ही डक्ट होंगी। यानी एक पूरे लोब्स की एक डक्ट होगी, ऐसी 15 to 20 लोब्स होंगे मेमोरी ग्लैंड में। तो ऐसी लैक्टिफरस डक्ट जो मिल्क को रिलीज करती है निप्पल के अंदर, वो भी 15 to 20 होंगे। यानी एक डक्ट नहीं होती, निप्पल के अंदर कई डक्ट होते हैं। एक डक्ट होती बेटा तो बेबी का पेट ही नहीं भरता, ठीक है, इतना मिल्क रिलीज ही नहीं होता। यानी डक्ट का बंडल है, जिसके से एक साथ बहुत सारा मिल्क रिलीज होता है, जो बेबी के, समझ रहे हो, भूख को कम करता है, सीधी सी बात है। और इनके अराउंड जो पिगमेंटेड एरिया दिख रहा है आपको, पिगमेंटेड एरिया जो दिख रहा है आगे इनके अराउंड, पिगमेंटेड पिगमेंट्स। इस पिगमेंटेड एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरेओला। इस पिगमेंटेड एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरेओला, ठीक है। इसके अराउंड जो पिगमेंटेड एरिया होता है निपल के अराउंड, उसको हम एरेओला बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके, ठीक है। बस क्वेश्चन एक तो यहां बनता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड, ठीक है। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड अभी डिटेल में और बताऊंगा आगे, लैक्टेशन वाला टर्म आएगा इसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लास्ट में लैक्टेशन दे रखा है कि किस एज पर किस हार्मोन के इफेक्ट से मेमोरी ग्लैंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब बता तो मैंने आपको दिया है। मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या होते हैं? लोब्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं इस तरीके से? आप बोलोगे 15 to 20 लोब्स होते हैं। लोब का फॉर्मेशन किससे होता है? छोटे छोटे ग्राफ्स लाइक स्ट्रक्चर से होता है। ग्राफ्स लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मेमोरी एल्वेओलस। इनमें छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ये मिल्क को रिलीज करते हैं, मिल्क रिलीजिंग सेल्स। ये मिल्क को रिलीज करने वाले सेल्स हैं, ठीक है, जो फाइनली मिल्क को यहां कैविटी में रिलीज करते हैं। यहां से मिल्क सीधा एम्पुला में स्टोर होता है, यहां से बाहर। तो ये हो गया कंप्लीट मेमोरी ग्लैंड बेटा, सब कुछ क्लियर हो गया। इन ईच लोब्स आर सेवरल स्मॉल कंपार्टमेंट, इनको क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स, कंपोज ऑफ ग्रैप्स लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सीक्रेटिंग, ठीक है, ग्लैंड्स, टर्म एल्वोलाई, स्मॉल कैविटी। और ईच लैक्टिफरस डक्ट टिपिकली कैरी मिल्क फ्रॉम वन ऑफ द
लोब्स टू द एक्सटीरियर। सारी बातें मैंने क्लियर करा दी हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ एनसीईआरटी वाला करना है, ड्रॉ ओनली एनसीईआरटी वाला, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए, कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया है। यहां थोड़ा सा इससे थोड़ा अच्छा सा विजुअलाइजेशन हो जाता है आपका कि ये देखो एक बंच है, ये एक बंच है, एक लोब्स हो गया। इसमें ग्राफ्स दिख रहे हैं आपको, ये लोब्यूल्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया है इस डायग्राम के अंदर, पर एक्चुअल में एनसीईआरटी वाला डायग्राम ठीक है। ये लैक्टिफरस डक्ट आगे खुलती है, वो लैक्टिफरस डक्ट है, इन्होंने पीछे दिखा दिया एम्पुला, ठीक है, से पहले। इसलिए आपको ओनली विजुअलाइजेशन के लिए कि मसल्स का अटैचमेंट किस तरीके से होता है, कूपर्स लिगामेंट कैसे होते हैं, बंच किस तरीके से नजर आते हैं, ओनली विजुअलाइजेशन बस सफिशिएंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, वही एक सिंगल लोब्स। तो लोब्स के चारों तरफ क्या होते हैं, मायो एपिथेलियल सेल। कौन से सेल, मायो एपिथेलियल सेल। पता है ना आपको, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो इन मायो एपिथेलियल सेल पर ही ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, शायद पता हो आपको, इनके ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करता हूं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिसेप्टर्स कहां होते हैं, इन मायो एपिथेलियल सेल के ऊपर। तो मायो एपिथेलियल सेल पे जब ऑक्सीटोसिन आके बाइंड करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने से मिल्क रिलीज होगा, और मिल्क रिलीज होने से आगे बढ़ के ये बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही तो मिल्क को रिलीज कराता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहां होते हैं, इन्हीं मायो एपिथेलियल सेल के ऊपर, जो कहां होते हैं, इन मिल्क रिलीजिंग सेल्स पर लगे हुए होते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से मिल्क रिलीज होता है, देन अगेन आगे 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 बेबी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, यहां तक कोई डाउट शाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, कोई भी डाउट शाउट? चलो, नो सर, नो सर, नो सर, नो बेटा नो। सर मिल्क में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, बिल्कुल बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पर यहां नहीं। लैक्टेशन एक टॉपिक है आपका, लैक्टेशन लास्ट में, ठीक है। उस लैक्टेशन वाले टॉपिक के अंदर पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा कि मिल्क रिलीज कैसे होता है, ऑक्सीटोसिन काम कैसे, न्यूरो सेंसरी किस तरह, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, बेबी किस तरीके से फीड करता है, वो लास्ट में आएगा, बर्थ के बाद। पहले पार्चुरेशन कराएंगे, फिर लास्ट में लैक्टेशन कराएंगे, उसमें पूरा मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल अभी एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं। वाई लंग्स सॉलिड, भूल गए, सॉलिड होने का मतलब है हार्ड से मतलब नहीं है, सॉलिड होने का मतलब है इंटरनल कैविटी नहीं होते, ठीक है। मिलियंस एल्वलाई छोटे सी जगह में होते हैं, मिलियंस एल्वलाई यानी कैविटी नहीं होती अंदर, ठीक है। इसलिए एक्सपेंड नहीं करते लंग्स, लंग्स वैसे के वैसे ही रहते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। उनमें से एयर, ऐसे मानो एक आपको एक स्पॉन्ज दे रखी है, हार्ड स्पॉन्ज जो पोरस है, ठीक है। तो ऐसे ही लंग्स होते हैं, पोरस होते हैं, ठीक है, जिसमें से एयर जा रही है निकल रही है, और एक्सपेंड जो कर रही है वो थोड़ा सा कैविटी कर रही है। बच्चा पूछ रहा है रेस्पिरेशन का डाउट, बता दिया, पर ऐसे मत पूछा करो, टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड डाउट डाउट पूछा करो, ठीक है, कोई नहीं। सर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, अब लगेगी चाटे, कौन पूछ रहा है, ठीक है। फातिमा जी, हमने आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में प्यूबिक सिम्फाइसिस समझाया था ना, यानी आपने ज्वाइन नहीं किया। दोनों के दोनों पेल्विक बोन को जोड़ने के लिए बीच में एक छोटी सी कार्टिलेज होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, जो दोनों को टच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, रिलैक्सिन हार्मोन इसी को रिलैक्स करके बेबी बर्थ को इजी करता है, जो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन में करा रखा है इसको अच्छे से। सर वाई व्हाट इज कॉज ऑफ फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, भाई फीमेल ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा कॉज है यही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कराने वाला हूं अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ने आंखें बंद करके, गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं, कुछ नहीं सोचा, उठा करके बस लॉन्च कर दिए केमिकल। जितने भी आप प्रोजेस्टेरोन, मतलब जितने भी आप, अगर मैं बात करता हूं, मतलब एस्टेरॉइड्स, भाई जितने भी सबके स्टेरॉइड्स, सेक्स हार्मोन वाल, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं सब स्टेरॉइड्स होते हैं। जब आप बॉडी में स्टेरॉइड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो साइड इफेक्ट तो होंगे ना। तो ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था इन स्टेरॉइड्स का फीमेल के केस में, ठीक है। तो उसके लिए
भाई एक ही तरीका था कि फीमेल के अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ा दो। एंड्रोजन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ब्रेस्ट जितने भी थे वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, क्योंकि एंड्रोजन के इफेक्ट से, और कैंसर सेल भी इसकी वजह से मारे जाते हैं। तो एक ये तरीका भी था। पर ब्रेस्ट कैंसर का मेन एक ही कॉज है, ठीक है, जो मोस्टली सबसे ज्यादा जो केस देखने को मिले हैं, क्या आप बोलोगे, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, स्पेशली हार्मोन कंटेनिंग, ठीक है, जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में लेने वाले हैं। ये सब एमबीबीएस में काम देगा। हाँ बेटा, एमबीबीएस में छाप के आना बच्चे टोटल आज भी, मतलब सेकंड प्रॉफ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है आपको, आगे जाकर के इनको ही आप एलेबोरेट करोगे और लेवल पे लेके आओगे अगर वाकई मेहनत करोगे आप तो, ठीक है। नोट्स तो बहुत बेहतर है जो आपको काम बाकी में बहुत आएंगे। चलो चलो चलो, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट, पास क्वेश्चन पर आ रहे हैं बेटा, है ना। चलो बच्चे ने क्या पूछा, सेल्डेनासिल सिट्रेट का इफेक्ट ओनली मेल रिप्रोडक्टिव में होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल। अरे भैया कॉमन सेंस यूज क्यों नहीं करते हो। सेल्डेनाफिल सिट्रेट मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए नहीं बनाई गई थी, वो हार्ट के लिए बनाई गई थी। वो एक तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराने वाला साल्ट है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, और डायलेट होने से क्या होता है, आपको मतलब लगता है कि आपको मतलब ब्लड का फ्लो बढ़ गया उस पार्ट के अंदर। तो इसका बाद में लोगों ने यूज किया पेनिस के इरेक्शन के अंदर, ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो मेन कंसेप्ट उसका खाली पेनिस के लिए नहीं है, उसका कंसेप्ट है, समझ रहे हो, ब्लड वेसल्स के डायलेशन के लिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट विच हैज नैरो ल्यूमिन एंड ज्वाइंट विद द यूट्रस। क्या लगाने वाले हो उसका, समझ गए होगे, इस्थमस। इट इज द लास्ट पार्ट जो यूट्रस से कनेक्टेड होता है। मुझसे पहले रिस्पॉन्स दो, मुझसे पहले रिस्पॉन्स दो। एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, हिस्ट्रेक्टोमी इज अ सर्जरिकल रिमूवल ऑफ, किसको रिमूव करते हो सर्जरी से हिस्ट्रेक्टोमी में, फटाफट बताओ मुझसे पहले। हिस्ट्रा मतलब यूट्रस, टॉमी मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ यूट्रस, हिस्ट्रेक्टोमी। मुझसे पहले रिस्पॉन्स दो। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डिपेक्ट्स द साइड ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा ये मैं आगे कराऊंगा, कोई नहीं है। इम्प्लांटेशन देखो यहां ऊपर वाले पार्ट में भी होता है, पर यहां मार्क नहीं कर रखा, या यहां होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन कहां होगा, यहां ब्लास्टोसिस्ट का, तो आई लगा दो थर्ड। इसको वैसे आगे समझाएंगे, क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, एंडोमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ यूट्रस, एंडो एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल होती है, ठीक है। एग्जिबिट मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, एब्सोल्युटली राइट। यूट्रस बर्थ कैनाल, यूट्रस बर्थ कैनाल ध्यान नहीं है, बर्थ कैनाल तो यूट्रस और सर्विकल कैनाल दोनों के मिलने से बनती है। वूम, वूम मतलब यूट्रस, इसको यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, चलो ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज डिवाइड ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड किसमें नहीं होते, यूट्रस, वजाइना, वॉल्वा या ओविडक्ट। भाई ओविडक्ट ग्लैंडुलर होती है क्योंकि तभी मूवमेंट होता है, वॉल्वा में तो होते ही है, वजाइना में नहीं होते, यूट्रस में होते हैं। वजाइना ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, ऐसा लिखा भी दिया है मैंने ये तो। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इंक्लूड होते हैं, जरा बताओ फटाफट, क्या क्या चीजें हैं जो फीमेल जेनिटल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इंक्लूड होते हैं, बेटा बताओ फटाफट तेजी से, लगाओ लगाओ फटाफट। देखो मोनस पीविस इंक्लूड होता है, लेविया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है, मेजोरा होता है, हाइमन होती है, पर वजाइना इंक्लूड नहीं होती। एफ मतलब ए बी सी डी ई, फोर्थ लगा दो, तो फोर्थ लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं। नंबर ऑफ मेमोरी लोब्स इन ईच ब्रेस्ट, भाई एक में कितने होते हैं, अभी बताया मैंने 15 to 20, 15 to 20। आप समझ रहे हो ना, हर चीज कंसेप्चुअल समझते जाओ, ठीक है, और जो बातें कही हैं उसको ध्यान रखो और एकदम लग लो ढंग से, ठीक है। वेरी वेरी वेरी,
जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन है सारी की सारी, ठीक है। इसको मैंने एनसीईआरटी वाली लाइन लिख नहीं पाया था तो मैंने क्वेश्चन रख दिया। दो फायदे हो गए, एनसीईआरटी की लाइन भी मेरी पूरी हो गई और एक क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है, ठीक है। क्वेश्चन आता था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलोंग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, यानी मेमरी ग्लैंड के संग जो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आर इंटीग्रेट, ठीक है, टिड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन में सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है, बर्थ और चाइल्ड केयर में सपोर्ट करता है, क्योंकि बर्थ चाइल्ड केयर आ गया तो चाइल्ड केयर में मेमरी ग्लैंड भी आ जाएंगे। ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, डिट्टो पूछी जाती है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है। बस प्रूफ करो इस चीज को, एकदम फील लेके आओ और सुपर सुपर रिजल्ट दो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा फीडबैक दो, ठीक है। इसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। अब बायोमोलिक्यूल में खतरनाक रिस्पांस देना है, बायोमोलिक्यूल टिप्स पर होना चाहिए, जितना करा दिया है उतना रिवीजन करो, ठीक है। यहां तक रिवीजन कर लो, कल अगर टाइम मिलेगा तो 1 घंटे का लेक्चर मैं डाल दूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। बस इजीली बस आधा घंटे में देख लोगे आप, उसको काम हो जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग वाला जो बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट है वो हम स्टार्ट करके फिनिश करते हैं उसको, ठीक है। तो कल भी टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।